व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग होता क्या है? सिंपल मीनिंग में अगर हम बात करें आपसे तो स्टोरी टेलिंग आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, कहानी सुनाना है, बस जो लोग सुनाते थे गाँव में बचपन में। घरों में रात को हम लोग सुनते थे, कहते थे। आज की डेट में स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट। आर्ट बन चुका है, ये एक आपका कॉन्सेप्ट है। स्टोरी टेलिंग से लोग पैसा कमा रहे हैं, स्टोरी टेलिंग लोग टीम बना रहे हैं, स्टोरी टेलिंग करके लोग कंपनी में लोगों को फेस कर रहे हैं। तो स्टोरी टेलिंग इज नॉट सम फुलफिल इंस्पायरेशनल नॉनसेंस। स्टोरी टेलिंग इज नॉट सम फ्लफी इंस्पिरेशनल नॉनसेंस। ये जो हमने सोच लिया ना कि स्टोरी टेलिंग सिर्फ मोटिवेटर्स का काम है और सिर्फ उसमें क्या कहते हैं, इंस्पायर ही किया जाएगा, लोगों को मोटिवेट किया जाएगा। सिर्फ इसकी लिमिटेशंस को हमने बहुत कम आके चल रहे हैं। स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट उससे ज्यादा, किसी भी चीज को दुनिया में, किसी भी कंटेंट को, किसी भी डाटा को स्टोरी टेलिंग के थ्रू किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अपनी बात करने का कोई भी तरीका स्टोरी टेलिंग के जरिए हम लोग दूसरे के सामने रख सकते हैं। तो सिर्फ इंस्पिरेशनल नॉनसेंस नहीं है ये, उससे बढ़कर बहुत कुछ है। इट इज अ कम्युनिकेशन टूल। ये कम्युनिकेशन टूल है। आप दूसरे के साथ जो कनेक्ट करना चाहते हैं, आप सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन पे आज की डेट में बहुत बड़ी बहस है, लोग क्या समझ रहे हैं क्या नहीं। सिंपल जो एक आर्गुमेंट आता है कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड है तो आप अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। आपको इंग्लिश अच्छी आती है या पर्टिकुलर हिंदी अच्छी आती है, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज अच्छी आती है, तो आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं। ये सिर्फ लिमिटेशंस, बाउंड्रीज हैं इसकी। कम्युनिकेशन वो है जब आप किसी को अपने आप से बांध लेते हैं। कम्युनिकेशन वो है जब आप किसी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, किसी से जुड़ पाते हैं, तो वो कम्युनिकेशन होता है। आप अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से जिस जब भी किसी के सामने रख के उसको समझा पाते हैं, तो आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं। और अच्छे कम्युनिकेटर आप तभी बनते हैं जब आप अच्छी स्टोरी टेलिंग करते हैं, अपनी बात को बहुत बढ़िया तरीके से रख पाते हैं। तो अच्छी स्टोरी टेलिंग जब मैं बात करता हूँ, आगे हम डेफिनेशन की बात करेंगे, तो एक फैक्टर आता है इसमें, एक इमोशनल फैक्टर। कि जब हम किसी चीज को इमोशनली ही डील करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं सही से, तो हम अच्छे स्टोरी टेलर बन पाते हैं। बस कम्युनिकेशन और इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है, कम्युनिकेशन करते टाइम जरूरी नहीं कि आप हमेशा इमोशनल ही हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस, आपके हाथ अच्छे से मूव कर रहे हैं, आप अपनी अच्छी बातों को रख पा रहे हैं, आपकी आवाज ऊपर नीचे जो है पर्टिकुलर बैलेंस में आ रही है। कब आप तेज बोल रहे हैं, कब आप स्लो तरीके से बोल रहे हैं, या आपके कंट्रोल में, एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। लेकिन उस कम्युनिकेशन में जब आप एक इमोशनल का तड़का मारते हैं, तो आप स्टोरी टेलर बन जाते हैं। तो इट इज अ कम्युनिकेशन टूल, a powerful one. When people say storytelling, they usually think of fairy tales. That surface level. The real value is this: storytelling is the skill of structuring information in a way that makes the listener feel something and remember it. हम बात कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में। मैंने कहा ना, इसमें फीलिंग आनी चाहिए, आपकी बातों को फील कर सके और उसको रिमेम्बर कर सके। तो आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं। कम्युनिकेटर आप अच्छे हैं, आप अपनी बातों को रख रहे हैं, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। याद रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसको फील कर पा रहे हैं पर्सनली, कोई समस्या नहीं है। आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, आपने बात रख ली अपनी से। लेकिन आप अच्छे स्टोरी टेलर तब होगे जब कम्युनिकेशन में प्लस ऐड ऑन हो जाएगा, फीलिंग्स प्लस ऐड ऑन हो जाएगा, आपकी बातों को कोई याद कर पाए, तो आप अच्छे स्टोरी टेलर हो पाएंगे। तो इट इज द स्किल। स्किल पे काम किया जाता है, ये स्किल है। जब भी कोई चीज स्किल होती है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं अरे भाई, ये तो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, और इनको गॉड गिफ्टेड है। हाँ, होता है कि लोगों को गॉड गिफ्टेड बचपन से वो अच्छा करने लग जाते हैं। लेकिन ये एक स्किल है, इसको डेवलप भी किया जा सकता है। आप इस पे काम कर सकते हैं। स्किल ऑफ स्ट्रक्चरिंग इंफॉर्मेशन। द वेरी फर्स्ट क्लास में जिन लोगों ने सुना होगा, मैंने एक बात रखी थी कि हमारा डाटा साइंस एक प्रोसेस है। डाटा टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टू डिसीजन।
तो बीच में एक पार्ट आता है इन्फॉर्मेशन, इनफॉर्म, फॉर्म, फॉर्म मतलब स्ट्रक्चर, इनफॉर्म मतलब एक स्ट्रक्चर में किसी पैटर्न में उसको सजाना, रखना। ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन मतलब एक प्रोसेस, किसी चीज को मैनेज तरीके से रखने का। तो डाटा को जब हम स्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं, तरीके से रखते हैं, पैटर्न वाइज सेलेक्ट करके रखते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन बनती है। हमने सर्वे किया, बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया, वो डाटा हो गया। लेकिन जब उसमें से निकालते हैं एक्सेल में हम लोग, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, अ, कितने एजुकेटेड हैं एजुकेटेड हैं, अर्बन एरियाज के हैं रूरल एरियाज के, तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन। आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, अभी डिसीजन नहीं बनाई है, इन्फॉर्मेशन है। तो स्टोरी टेलिंग डाटा पे नहीं की जा सकती है, स्टोरी टेलिंग इंफॉर्मेशन पे ही की जा सकती है। तो स्ट्रक्चरिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स द लिसनर फील समथिंग एंड रिमेंबर इट। सिंपल सी बात है, वो आपकी बातों को फील करेगा और याद करेगा। इसके लिए एक ही चीज जरूरत है, आप उसमें अपने इमोशंस को डालने पड़ेंगे, आपको अपना कुछ पर्सनल टच डालना पड़ेगा। या किसी की भी स्टोरी सुना रहे हैं, तो उनका पर्सनल टच, एक पर्सनल फीलिंग आनी पड़ेगी विद इमोशनल तड़का, तभी स्टोरी टेलिंग बनेगी। बाय वीविंग टुगेदर फोर इसेंशियल एलिमेंट्स, चार इसेंशियल एलिमेंट है, आज हम इस पर डिटेल में बात करने जा रहे हैं। सॉलिड डाटा थ्रू आउट एनालिटिक्स, एंगेजिंग स्टोरी स्ट्रक्चर एंड क्लियर विजुअल्स। उस दिन में मैंने बताया था, इसको थोड़ा सा बैकवर्ड मोड में इसको हम पढ़ते हैं जरा, पीछे से। क्लियर विजुअल्स, सबसे पहले स्टोरी टेलिंग में आप ध्यान रखो कि अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं, तो आपके बताने पे, आपकी बात करने पे लोगों के दिमाग में इमेजेस क्रिएट होने लग जाए, विजुअल्स आने लग जाए, उस तभी वो फील कर पाएंगे, तभी वो याद कर पाएंगे। पिक्चर्स याद करने के लिए बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। तो अब आप ड्राइंग तो करके दिखाएंगे नहीं, आपके बात करने का तरीका ऐसे हो जाए कि मैं लंच कर रहा था और गर्मा गर्म चावल और दाल आए, और गर्म थे और चावल में से भाप उड़ रही थी, एक एक अलग था उसका, एकदम वाइट। दाल में इतनी भाप निकल रही थी गर्मा गर्म, और उसमें घी जो डाला गया था ऊपर से, वो आधा पिघल गया था और आधा भी पिघलने पिघलने जा रहा था। तड़का जो था, तड़का ऊपर, दाल के ऊपर था, है, हरी मिर्च अच्छे से फ्राई की गई थी। अब देखो विजुअल्स क्रिएट हो रहे हैं और मुंह में पानी आ रहा है। क्लियर विजुअल्स, जब भी स्टोरी बनाओ तो विजुअल्स का ध्यान रखो कि आप जब बता रहे हो तो विजुअल्स क्रिएट हो सामने वाले के दिमाग में। नंबर टू, इंगेजिंग स्टोरी स्ट्रक्चर, लोग आपके स्टोरी से ऐसे इंगेज हों, तो उसके लिए एक आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप ए से स्टार्ट करके जेड पे जाएं, आप एम से स्टार्ट कीजिए, आगे पीछे कीजिए, लेकिन एक पैटर्न लोगों को समझ में आए। पहले बॉलीवुड में जो मूवीज बनती थी, अ, उसमें स्टार्टिंग से स्टोरी बनाते थे, एक पैटर्न में लेके जाते थे, तो लोग को इजी होता था समझना। आगे चल के जब क्या कहते हैं, बॉलीवुड की स्टोरी आई, बीच में से कहानी उठाते हैं, फिर बैक में ले जाते हैं, फिर पास्ट में ले जाते हैं, फिर फ्यूचर में ले जाते हैं, फिर आगे पीछे स्टोरी, लेकिन उसमें एक पैटर्न का ध्यान रखते हैं। लोग उस कहानी को पकड़ पाते हैं कि हाँ जी, यहाँ से स्टोरी जा रही थी और ऐसे ऐसे मूव कर रही थी और इस तरह की चीजें बन रही थी। तो पैटर्न बनाना है, आप कहीं से भी स्टोरी उठा लो, आगे पीछे मूव करो उसको, कोई दिक्कत जरूर होना चाहिए, स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए, ताकि लोग पकड़ पाए। थर्ड नंबर पे है थ्रू आउट एनालिटिक्स, थॉटफुल, सॉरी, थॉटफुल एनालिटिक्स, थॉटफुल एनालिटिक्स। क्योंकि हम बात कर रहे हैं डाटा साइंस की, बेवजह भी लोग स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं जिनमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई बात नहीं है, वहां भी स्टोरी टेलिंग हो रही है। थॉटफुल होना चाहिए, लोग आपको टाइम दे रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, लोगों को लगे कि हाँ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टोरी उनको कुछ मिला, उनको कुछ मैसेज मिला, उनको समझ में आया, कुछ उनके लाइफ में चेंज आया, कुछ बदलाव आएगा उनको, उनको कुछ मिलना चाहिए उससे। थॉटफुल एनालिटिक्स होनी चाहिए जो भी उसमें डाटा एनालिटिक्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हो।
वो थॉटफुल होना चाहिए, वो उनको सोचने के लिए मजबूर करना है, मजबूर करना है, उनको दिमाग लगना चाहिए। अगर आपने विक्रम बेताल की स्टोरी सुनी होगी, हाँ, तो थॉटफुल स्टोरी स्ट्रक्चर, थॉटफुल सॉरी, थॉटफुल एनालिटिक्स, तो सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए उनको, उनको कुछ समझ में आए, वो कुछ दिमाग लगा सकें। इतना खाना पका के मत देना कि उनको डाइजेस्ट करने के लिए एफर्ट ना करने पड़े, थोड़ा सा वो सोचे भी, कुछ क्वेरीज हो। तो मैं बात करता विक्रम बेताल के बारे में, जिन लोगों को आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। उसमें एक बेताल होता है जो स्टोरी सुनाता है, लोग सुनते हैं उन स्टोरीज को। विक्रम सुनता है और उसके बाद वो लास्ट में क्वेरी करता है कि अच्छा बताओ क्या हो सकता है बेस्ट। तो आप जब लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं तो बीच में क्वेश्चन आंसर सेक्शन रखो, बीच में कुछ ला के एक मोड़ दे के छोड़ो, अच्छा इसमें क्या होगा, लोग सोचेंगे अच्छा इसमें क्या होगा। जैसे एग्जांपल करते हैं, लेते हैं, और इसी स्टोरी की बात करते हैं, विक्रम बेताल की। बेताल को अगर हम डिफाइन करें, ताल मीन्स रिदम, बेताल मतलब नॉन रिदम, अनरिदमिक। ठीक है ना, एक स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विक्रम मीन्स क्रम, क्रम मीन्स पैटर्न, विक्रम मीन्स स्पेशल काइंड ऑफ पैटर्न, स्पेशल काइंड ऑफ पैटर्न। तो आप समझो कि ये स्टोरी जो बनाई गई है, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अरे यार इसमें तो नाम का मीनिंग है, और हो क्या रहा है, बेताल स्टोरी सुना रहा है, पजल्स क्रिएट कर रहा है। वो ये क्रिएट कर रहा है कि देखो ये चीजें जुड़ नहीं रही आपस में, बेताल है, रिदम नहीं है इसमें। विक्रम उसमें पैटर्न दे रहा है कि हाँ नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसी चीज कहानी बनेगी और इसको यहाँ नहीं, यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो यही है स्टोरी थॉटफुल एनालिटिक्स निकले, लोग सोचने के लिए मजबूर हों। और फर्स्ट नंबर पे है भाई सॉलिड डाटा। हमने 4-3-2-1 करके इस पैटर्न को समझे, चार बातें। सबसे पहले हमने कहा क्लियर विजुअल्स, नंबर 2 पे इंगेजिंग स्टोरी स्ट्रक्चर्स, नंबर 3 पे थॉटफुल एनालिटिक्स, फोर्थ पे सॉलिड डाटा। जो कि वन था उसको हमने थोड़ा सा पीछे से पढ़ना स्टार्ट किया इसको। सॉलिड डाटा, डाटा सॉलिड होना चाहिए, डाटा में दम होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी डाटा इकट्ठा कर रहे हो, कुछ भी बनाया जा रहे हो जी, ये कि ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कुछ भी नहीं बनानी है कहानी। डाटा सॉलिड होना चाहिए, डाटा में दम होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे कि यार डाटा साइंस नहीं है, फिक्शन है। हम लोग डाटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो डाटा साइंस में बात फैक्चुअल होती है, सॉलिड डाटा के बेहास पे होती है। तो डाटा सॉलिड होनी चाहिए। जो फिजूल की कहानी सुनाने हैं उनको सुनाने दो, हमें उनसे लेना देना नहीं है। क्रिएट इंफॉर्मेशन दैट रेजोनेट्स एंड इंस्पायर्स डिसीजन मेकर्स टू एक्ट। क्रिएट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है दैट रेजोनेट, दैट इंस्पायर डिसीजन मेकिंग मेकर्स टू एक्ट। अब ये रेजोनेट क्या होता है, रेजोनेंस क्या चीज होती है? रेजोनेंस का मतलब होता है दो तीन चार चीजों को आपस में मर्ज करना, इतना सिस्टमेटिकली मैनेज करना, मर्ज करना कि मर्ज होने के बाद पता ही नहीं चले कि एक मल्टीपल थे, ये एक ही एलिमेंट था, ये नजर आए। इसे कहते हैं रेजोनेट, जोड़ना। तो स्टोरी टेलिंग में इंफॉर्मेशन को इस तरह से क्रिएट करना है कि वो इस तरह से मर्ज हो जाए दैट इंस्पायर्स डिसीजन मेकर्स टू एक्ट, डिसीजन मेकर्स को डिसीजन लेने में हेल्प मिले, डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो। तो सारे फैक्ट्स, क्योंकि कहानी, एक कहानी ना कई सारे बॉक्सेस को जोड़ के बनाई जाती है, कई सारे पैकेजेस को जोड़ के बनाई जाती है, कहानी एक कहानी होती नहीं है, कई लोगों की कहानियां होती हैं। तो ऐसे रेजोनेट करना है, ऐसे जोड़ना है क्या समझ में आए लोगों को, उनको डिसीजन लेना आसान हो जाए, तो इस तरह से वो इंस्पायर्ड हो। स्टोरी टेलिंग वर्क्स बिकॉज द ह्यूमन ब्रेन इज लेजी। देखो जिन लोगों को डाउट आते जा रहे हैं वो साथ साथ चैट बॉक्स में डालते जाना, कि मैं स्लाइड आगे बढ़ाऊंगा तो उससे पहले मैं आपके डाउट इस स्लाइड का क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर बैक बाद में आएंगे। सच आप बताते जाना, हम आगे बात करते जाएंगे। स्टोरी टेलिंग वर्क्स बिकॉज द ह्यूमन ब्रेन इज लेजी। इंसान का दिमाग आलसी है, है, और ये बेनिफिट भी है। अगर हम लेजी ना हो
तो हम अपने लिए सहूलियत ना ढूंढे, तो हम आदि मानव के आदि मानव रह जाते। जितना खाना मिल जाता, जैसे रहने को मिल जाता, हम गुजारा कर लेते। हम लेजी हैं इसलिए गुजारा नहीं करना चाहते हैं। हम लेजी हैं इसलिए अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं। हम लेजी हैं इसलिए काम करते हैं। हम मेहनती हैं इसलिए काम नहीं करते हैं। हम लेजी हैं इसलिए हम काम करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ह्यूमन ब्रेन इज लेजी, इसलिए हमें स्टोरी टेलिंग की जरूरत होती है कि हम उनको थोड़ा सा फूड डाइजेस्ट भी करें, थोड़ा फूड इजी कर दें, उनको थोड़ा खाना पका के दें ताकि वो पचा पाए। पीपल डोंट रिमेंबर बुलेट पॉइंट्स, दे रिमेंबर नरेटिव्स। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है जी, डाटा साइंस की बढ़िया। अभी एक रो एजेंट है जिनका मैं यूट्यूब पे कुछ दिन पहले सुन रहा था। वो कह रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन आज की डेट में कोई बहुत बड़ा वेपन नहीं रहा है। वेपन नहीं रहा है। न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरनाक हो गया है नरेटिव्स। आप उस कंट्री के लोगों को भड़का दो एक नरेटिव चला के, और उसके बाद वो कंट्री के लोग वहां की गवर्नमेंट चेंज कर देंगे। तो नरेटिव इज मोस्ट डेंजरस वेपन देन न्यूक्लियर वेपन। तो नरेटिव में बहुत ताकत होती है। लेकिन ये ऐसी तलवार है जिसको आप, मतलब ये तलवार की तरह है। ये मैं से एक वेपन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेपन से आप दो काम कर सकते हो। एक तलवार से आप दो काम कर सकते हो। आप दूसरे को लूट भी सकते हो, और आप दूसरे को लूटने से बचा भी सकते हो। अब तलवार की गलती नहीं है, नैरेटिव की गलती नहीं है। आप उसका पर्पस क्या है आपका यूज करने का, आप उससे करने क्या वाले हो। तो नैरेटिव, हाँ, है नैरेटिव लोग चलाते हैं, नैरेटिव को अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अच्छे काम के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। लोग कंपनीज में नैरेटिव चलाते हैं, और नैरेटिव्स के थ्रू लोग मोटिवेट होकर बढ़िया काम करते हैं। स्पोर्ट्स में नैरेटिव चलाए जाते हैं, वो जिस टीम का नैरेटिव बढ़िया सेट होता है वो टीम जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक नैरेटिव चलाया गया था आज से कई सौ साल पहले, ब्रिटेन में। एक राइटर ने एक लाइन लिखी, इंग्लिश मैन नेवर बीटेबल, अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता। और ये नैरेटिव ऐसा चला, और उन लोगों के दिमाग में, जहन में इतनी बुरी तरह से बस गया, इंग्लिश, अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता। एक बच्चा, एक जवान, एक बूढ़ा, उनका नहीं, हम नहीं हार सकते जी, अंग्रेजों को नहीं हरा सकते। उसका फायदा क्या हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बना जाके वो इंग्लैंड ने वर्ल्ड के 90% कंट्रीज पे कब्जा करके दिखा दिया वर्ल्ड में, उनको अपना उपनिवेश बना दिया। और किस वजह से, कि वो हार नहीं सकते। तो नैरेटिव में बहुत दम होती है। अब नैरेटिव चलाना आना चाहिए। और स्टोरी टेलिंग एक ऐसा टूल है जो नैरेटिव चलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी, बहुत जबरदस्त। तो ये नैरेटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नैरेटिव्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू नैरेटिव पे फोकस करेंगे कि हम एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे और हम उनके दिमाग में डालना क्या चाहते हैं। कि हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं उसका कोई पर्पस ही नहीं है क्या। लोग नैरेटिव्स ध्यान रखते हैं, आपकी स्टोरी में एक नैरेटिव होना चाहिए। मैं इसलिए इस पे इतना टाइम दे रहा हूँ, बिकॉज स्टोरी क्रिएट टेंशन, स्टोरी टेंशन क्रिएट करती है। आप कहोगे सर टेंशन भी लोग पसंद करते हैं क्या। लोग टेंशन पसंद करते हैं। आपकी खाने की भूख है, आपको सम्मान की भूख है, इसी तरह से आपको टेंशन की भूख है। आप मानोगे नहीं, लेकिन आपकी है भूख। आप दिन भर चाहते हैं टेंशन लेना। अब दिक्कत है ना कि टेंशन आप अपने बिजनेस की ले रहे हैं या अपने फालतू लोगों की ले रहे हैं। मोदी जी सही से काम नहीं कर रहे, तो मोदी जी का अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। आप अपने काम की टेंशन लो, उनके काम की टेंशन क्यों ले रहे हो आप। तो इंसान की एक भूख है टेंशन लेना। और एक बात ध्यान रखना, जिसके पास जितना ज्यादा दिमाग होगा वो उतना ही ज्यादा टेंशन लेना चाहेगा। एक इंसान को मैं जानता हूँ भाई, हमारे ऑफिस में थे पहले वो हर चीज से अपना वो फ्री रखते थे यार। कुछ नहीं, नहीं सर, जिसमें टेंशन में नहीं जाना है, फ्री होके काम करना है। नहीं सर, ये नहीं करना है, बस फ्री होके काम करना है।
है। फिर एक दिन मैं देखा लंच के टाइम पे वो न्यूज़ लगा के देख रहे थे। मैंने कहा अरे भाई ये क्या है, अच्छा क्या चल रहा है भाई। और सर आपको पता है मोदी जी ने ये कर दिया, और पता है अमेरिका ये कर रहा है और रशिया ये कर रहा है, और यहाँ दंगे हो गए, वहाँ फलाना हो गया, ये पॉलिटिकल पार्टी खराब है, ये सही है। वो बंदे ने आधे घंटे मुझे लेक्चर दिया। मैं, तुम तो टेंशन लेते नहीं किसी चीज़ की। एकदम शॉक्ड हो गया। नहीं सर टेंशन कहाँ है। मैंने टटेंशन है, अपना चेहरा देखो। तो अपने काम की टेंशन ना लेके वो एक पर्टिकुलर अपनी भूख को पूरा करने के लिए उसने टेंशन दे रखा है। जितने खाली लोग निकम्मे लोग मिलेंगे आपको, सब नाई की दुकान पे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए और डिस्कशन करते मिलेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो स्टोरीज क्रिएट टेंशन। स्टोरीज जो है वो टेंशन क्रिएट करती हैं। स्टोरीज टेंशन क्रिएट करती हैं, और हमें टेंशन चाहिए, क्योंकि बिना टेंशन के आप नैरेटिव क्रिएट नहीं कर सकते। अब मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो वहाँ पे लोग हैं बहुत बढ़िया, खा रहे हैं पी रहे हैं मौज कर रहे हैं, सब कुछ इनकी जिंदगी में, कोई नैरेटिव नहीं चलेगा। क्यों आप एक्शन में आओगे, क्यों डिसीजन लोगे कोई। तो स्टोरीज क्रिएट टेंशन जो जरूरी है। टेंशन कीप्स अटेंशन। टेंशन क्या करती है, आपकी अटेंशन खींचती है। मैं कहूंगा ना यार वो इंसान बहुत अच्छा है। अच्छा होगा भी अच्छा, नहीं नहीं बहुत ईमानदार है। अरे होगा भाई ईमानदार। अरे नहीं यार बहुत सच्चा इंसान है, मेहनती है। अरे भाई क्या करूं। अब मैं कहूँ ना यार वो इंसान बहुत हरामी है, बहुत बेईमान है, निकम्मा है। अच्छा, अरे बड़ा बेकार बात है। एकदम से अटेंशन आएगी लोगों की। हम हैं बुराई करना हम चाहते हैं, हम चुगली करना चाहते हैं, जैसे टेंशन क्रिएट होगी हमारा अटेंशन आ जाएगा एकदम से। अटेंशन लीड्स टू मेमोरी, और यही अटेंशन आपकी मेमोरीज, आपकी मेमोरीज को अफेक्ट करती हैं। टेंशन आपकी मेमोरीज को अफेक्ट करती है। तो ये है नरेटिव्स का मकसद। तो सबके पहले ध्यान रखना है, टेंशन क्रिएट करना है, फिर उससे अटेंशन लेना है, और उससे फिर आप लोगों की मेमोरी में करना है कि हाँ जी, उस पर्टिकुलर कंपनी की जान ले लेंगे। मेमोरी। तो ये है नरेटिव। और स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी है। हाँ मुझे पता है आप लोग डाटा साइंस पढ़ के इसको गलत इस्तेमाल ना करके अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए इसका यूज करेंगे। अच्छे नरेटिव्स क्रिएट करेंगे कि नंबर वन कंपनी चल रही है ये पर्टिकुलर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, नंबर वन चल रही है, और हम पिछले 2 साल से लगातार 7th पोजीशन पे आ रहे हैं। और आपको हाँ नैरेटिव क्रिएट करना है, और उसके ऑनर नहीं, हमारी कंपनी के सर की बहुत बड़ी इंसल्ट की, और हमें क्या करना है, उस उनके सामने अपनी रिस्पेक्ट बनानी, उनको उनकी औकात दिखानी है। हम नंबर वन आके दिखाएंगे इस साल। नैरेटिव क्रिएट करना। तो ये है स्टोरी टेलिंग की पावर। यू ऑलरेडी यूज स्टोरी टेलिंग विदाउट रियलाइजिंग इट। हम ऑलरेडी स्टोरी टेलिंग दिन भर करते रहते हैं। लोग कहते नहीं जी मैं तो स्टोरी टेलिंग करता नहीं। सब बक के स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। अरे पता है मम्मी बुआ का फोन आया था, ऐसे ऐसे कह रही थी, स्टोरी टेलिंग चल रही है। अरे पता है दोस्त, मेरे पापा ऐसे कह रहे थे, स्टोरी टेलिंग चल रही है हमारे मैथ वाले सर ना यार, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही, स्टोरी टेलिंग चल रही है। 24/7 हम लोग स्टोरी टेलिंग के मूड में ही रहते हैं। यू ऑलरेडी यूज स्टोरी टेलिंग विदाउट रियलाइजिंग इट। वेन एवर यू एक्सप्लेन, जब भी आपको एक्सप्लेन करते हैं हाउ अ बग हैपेंड, कोई बग आता है, कोई दिक्कत आती है, वाई टीम मेंबर इज फ्रस्ट्रेटेड, कोई फ्रस्ट्रेशन आती है लाइफ में, और इवन वाई यू वोक अप लेट, छोटे से लेकर बड़ी कॉन्सेप्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए आप स्टोरी टेलिंग करते हैं, बस उस पर कोई स्किल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, उसको सही पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। नंबर थ्री, उससे कुछ आउटपुट नहीं चाह रहे हैं, पॉजिटिव आउटपुट। तो बस इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना है। और हम कैसे करेंगे इसको, इसको करेंगे डाटा साइंस के बेस पे। हम डाटा इकट्ठा करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन बनाएंगे, उस इन्फॉर्मेशन में स्टोरी टेलिंग डालेंगे, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा डिसीजन मेकिंग में। ठीक है ना। तो यही है पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। यू आर नरेटिंग a story, this happened because of this, which caused this, so now we must do this। तो ये आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो हम ऐसा करेंगे फिर। उन्होंने ऐसा करा तो हम नहीं मानेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। तो ये है व्हाट इज स्टोरी टेलिंग, जो मैं आपको बता रहा था। व्हाट इज डाटा स्टोरी टेलिंग। डाटा स्टोरी टेलिंग है क्या। डाटा स्टोरी टेलिंग इज द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा
insights into meaningful, compelling narratives action that drive action. देखो, हर कोई चाहता है कि हम काम करते हैं तो कुछ रिजल्ट आए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आए। तो सारा खेल होता है एक्शन के लिए। जो डाटा स्टोरी टेलिंग इज द आर्ट। हम अभी बात कर रहे थे स्किल, अब ये आर्ट कर रहे हैं। अब स्किल और आर्ट में फर्क क्या है? मुझे बाइक चलानी आती है, ठीक है, अच्छी बात है, ये स्किल हो गया मेरा। मुझे अच्छे से बाइक चलानी आती है, बहुत अच्छे से, जो बाकी लोग नहीं चला पाते हैं, तो ये मेरा टैलेंट हो गया। लेकिन मैं जैसी बाइक चलाता हूँ, उसमें रूल्स तोड़ता हूँ। रूल्स जो बाइक चलाने के, वो सारे रूल्स तोड़ने लग जाता हूँ। हैंडल छोड़ रहा हूँ, बाइक के ऊपर खड़ा हो रहा हूँ, आगे का टायर उठा रहा हूँ। इट इज एन आर्ट। अब ये आर्ट बन गया है। अब लोग कहेंगे कि सर चालान क्या बात कर रहे हो आप, बिगाड़ रहे हो फलां, लेकिन आर्ट है ये। अब आपने महारत हासिल कर ली है। तो डाटा स्टोरी टेलिंग इज आर्ट, स्टोरी टेलिंग इज स्किल। स्टोरी टेलिंग जब तक कर रहे थे तब तक स्किल थी, अब ये आर्ट बन रहा है। और ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा, आर्ट में होगा क्या? ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इंसाइट्स इनटू मीनिंगफुल, कंपेलिंग नैरेटिव्स दैट ड्राइव एक्शन। तो ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इंसाइट्स, इंसाइट्स आपका अनकॉन्शियस, आपकी इनर थिंकिंग, इंसाइट्स आपके दिल से क्या निकल के आता है, इंसाइट्स। लेकिन इसमें रॉ डाटा की जो एक, रॉ डाटा का एक एसेंस है, जो एक आत्मा है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीनिंगफुल, कंपेलिंग नरेटिव्स। सेम डाटा पे मैं 10 लोगों को स्टोरी टेलिंग करने के लिए कहूंगा, 10 में से कुछ लोग आत्मा को टच कर जाएंगे, उसके एसेंस को टच कर जाएंगे, इस डाटा का मेन मकसद क्या था, इस डाटा का हमें क्या करना था। सब नहीं कर पाएंगे। तो जो जितना अच्छे से उसको टच कर पाएगा, उसके गहराइयों को भाई साहब, उसके डीपनेस को, इनसाइट्स को, उतना ही ज्यादा वो आर्टिस्ट बन जाएगा स्टोरी टेलिंग का, डाटा स्टोरी टेलिंग का। तो डाटा स्टोरी टेलिंग इज द आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग रॉ डाटा इनसाइट्स, इनसाइट्स पे ध्यान रखना, रॉ डाटा इनसाइट्स इनटू मीनिंगफुल, इनसाइट्स इनटू मीनिंगफुल, जिसका कोई मतलब हो, कुछ बात निकल के आए। ऐसे नहीं कुछ भी उजुल बाबर जबड़ बोले जा रहे हैं। मीनिंगफुल, कंपेलिंग नरेटिव्स। कंपेलिंग नरेटिव्स, कंपेल मतलब होता है कोई चीज जो डाइजेस्टिबल हो या एक्शन मोड में आने के लिए रेडी हुई हो। कंपेल करना भाई, नरेटिव्स द ड्राइव एक्शन, जो कि एक्शन जिससे बस आपकी स्पीच के बाद अगर लोग उठ के खड़े होकर शोर मचाने लग जाएं कि हाँ जी ये करके दिखा देंगे हम दुनिया में, तो आपका नैरेटिव सही एक्शन में कन्वर्ट हो गया है। तो इट इज एन आर्ट। पहले स्किल सीखनी पड़ेगी, उस पर आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा। आप जितना डाटा के एसेंस को पकड़ पाएंगे, उतना ही आप नैरेटिव को एक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन कम्प्लेक्स एनालिटिक्स एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये एक ब्रिज बनाता है, एक रास्ता बनाता है, कनेक्ट करता है। ब्रिज मतलब दो एंड को कनेक्ट करता है। गैप बिटवीन कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स, मुश्किल अनटेस्टेबल फूड को, मुश्किल डाटा को, मुश्किल एनालिटिक्स को, टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, लोगों की समझ तक ले जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक रास्ता बनाता है, एक ब्रिज बनाता है। सीधी सी बात है, नॉन अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग तक ले जाने का ही आर्ट डाटा स्टोरी टेलिंग है। अब वो कौन कितना अच्छे से कर सकता है, तो वही डाटा स्टोरी टेलिंग है। बाय वीविंग टुगेदर फोर इसेंशियल एलिमेंट्स, जो हम बात कर चुके हैं पहले भी, सॉलिड डाटा थ्रू थॉटफुल एनालिटिक्स, एंगेजिंग स्टोरी स्ट्रक्चर एंड क्लियर विजुअल्स, कर चुके हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। वी क्रिएट इंफॉर्मेशन दैट रेजोनेट द इंस्पायर्ड लिसन, मेकर्स टू एक्ट, इस पे बात हो चुकी है। तो किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वाई स्टोरी टेलिंग मैटर्स। स्टोरी टेलिंग मैटर्स क्यों करती है भाई, क्या मकसद है, क्या पर्पज है इसका? वाई स्टोरी टेलिंग मैटर्स, नंबर 1,
मेक्स डाटा अंडरस्टैंडेबल। सीधी सी बात है जो हम बात करते हैं बार बार, डाटा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाना है। और उसको समझाने, एक बात मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। कई बार लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उनको वो आता नहीं है। कई बार लोग, मैं जब कॉलेज में था, तो एक ही टॉपिक को अलग अलग कई सारे लेक्चरर्स अपने अपने सेक्शन में पढ़ाते थे। आप जैसे स्कूल्स में भी होंगे, मैथ के 3 4 टीचर होते हैं, सेक्शन ए में कोई अलग सर हैं, बी सेक्शन में अलग है। कॉलेज में इतनी बाउंडेशंस नहीं होती है, हम मल्टीपल लेक्चर सुन सकते हो। अपने टीचर के अलावा भी कई दूसरे लेक्चरर के लेक्चर सुनने जाते थे। हमें पता था कंटेंट क्या है, हमें पता था कि टॉपिक क्या समझाने वाले हैं। लेकिन कई बार होता है ना, पढ़ाने का तरीका भी हम लोग एक्सेप्ट करना चाहते थे। अलग अलग एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग एंगल से देखना भी चाहते थे। तो मेक डाटा अंडरस्टैंडेबल एक ही डाटा को 10 लोग 10 अलग तरीके से समझा सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका समझने का तरीका एक ही चीज को 10 तरीके से समझने का मजा भी अलग है। तो मेक्स डाटा अंडरस्टैंडेबल, ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स एंड टेक्निकल फाइंडिंग्स इनटू इनसाइट्स एनीवन कैन ग्रैस्प रिगार्डलेस ऑफ देयर एनालिटिक्स बैकग्राउंड। देखो, डाटा जो है बोरिंग होता है, डाटा बोरिंग है, इसलिए हमें स्टोरी टेलिंग करनी पड़ रही है। अब कॉम्प्लेक्स नहीं है, अब डाटा में कॉम्प्लेक्स क्या, स्टैटिक्स, हाँ ठीक है जी, ये ग्राफ, अब चार्ट और इन सब में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, लेकिन आपको उसकी टेक्निकलिटी पता है कि बार चार्ट क्या समझाता है, पाई चार्ट क्या समझाता है, ग्राफ्स क्या, बिना किसी के समझा के समझ लोगे। लेकिन जब उसमें कोई स्टोरी टेलिंग जुड़ेगा तो इसमें इंटरेस्ट आएगा, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इसमें लिखा है ना कॉम्प्लेक्स, उस सेंस में कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप समझ जाओगे, आपको बेसिक्स पता है तो। लेकिन सेम ग्राफ को 4 बंदे समझाएंगे, 4 अलग तरीके से समझा देंगे। एक ही गिलास है, आधा खाली आधा भरा, 10 बंदे उसमें 10 अलग स्टोरी लिख सकते हैं। तो है मेक्स डाटा अंडरस्टैंडेबल कनेक्ट, कनेक्ट्स इमोशनली, जो मैंने बात की थी पहले। इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे तो आप स्टोरी टेलिंग कर पाओगे, अदरवाइज कम्युनिकेटर अच्छे बन जाओगे, स्टोरी टेलर नहीं बन पाओगे। स्टोरीज इंगेज हार्ट्स एंड माइंड्स, इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि समझदार आदमी कौन है। समझदार आदमी वो है जो दिमाग से बहुत ज्यादा सोचता है। वो तो डकैत भी बन सकता है फिर, समझदार तो नहीं कहूंगा उसको मैं। कि बहुत दिमाग लगाता है, उसके पास दिमाग चलाने की पोटेंशियल आ भी सकता है, वो बैंक भी लूट सकता है, वो दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। समझदार में नहीं आएगा वो, जरूरी नहीं कि दिमाग तेज है तो समझदार होगा। या दिल जिसका बहुत अच्छे से काम करता है तो इमोशनली फूल हो जाए, दिक्कत है, बड़ी दिक्कत आ रही है। वो दिमाग नहीं चला पा रहा, हमेशा दिल से ही सोचता है, हमेशा लोग पागल बना के चले जाते हैं, तो भी समझदार नहीं कहूंगा मैं उसको भी, बेवकूफ आदमी को भी समझदार नहीं कहूंगा। दिल और दिमाग के परफेक्ट बैलेंस को समझदारी कही जाएगी। एक ऐसा और ये समझदारी का बेसिक पॉइंट हम जिंदगी भर तलाशते हैं। इसलिए समझदार होने की कोई लिमिट नहीं है, आप भी समझदार हो सकता है, कितना भी। क्योंकि हम जितना उस गूगल मैप कितना उसको ब्रॉड करते हैं तो उतना ही शार्प पॉइंट हमें और क्लियर होता चला जाता है। तो स्टोरी इंगेज हार्ट्स एंड माइंड्स, स्टोरी का दोनों का इस्तेमाल होता है। इसलिए अच्छे, अभी हम टेलर की बात करते हैं, अच्छे स्टोरी लिसनर समझदार बन जाते हैं। आप लिसन करना स्टार्ट करो, आप ध्यान से, बिल्कुल, आप देखना आपकी समझदारी के लिए बढ़ता चला जाएगा। ट्राई करके देखो। स्टोरी एंगेज हार्ट्स एंड माइंड्स क्रिएटिंग मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस, यादगार एक्सपीरियंस, अनुभव आपके दिमाग में क्रिएट करता है, एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, दैट प्योर नंबर्स नेवर अचीव्स, जो कि नंबर्स अचीव नहीं कर पाते हैं। हम टेबल बनी हुई है, नंबर्स हैं, A 25, B 23, C 39, D 45। अब क्या है ये, नंबर्स हैं, टेबल बनी हुई है। लेकिन जब आप इसमें स्टोरी जोड़ते हो कि ए के पास जो 25 आया है, इसके पीछे क्या हुआ था, 23 पे बी है, 23 पे जो बी है वो 23 पे नहीं होना चाहिए था, उसकी रियल पोटेंशियल 80 पे थी। अब आपको लग रहा है कि हाँ
कुछ मेमोरेबल बन रहा है। पीपल रिमेंबर स्टोरीज, नॉट स्प्रेडशीट्स। लोग एक्सेल याद नहीं कर सकते। कोई बहुत ही भाई साहब अल्लाह का बंदा हो, कोई बहुत बड़ा दिमाग वाला हो, कोई ईश्वर ने उसको खास ताकत दी कि भेजो जो स्प्रेडशीट पे स्प्रेडशीट, एक्सेल पे एक्सेल याद करके बैठ जाए, भाई भगवान ही जाने। स्प्रेडशीट याद नहीं कर सकते लोग। हाँ, स्टोरीज याद कर सकते हैं। हर स्प्रेडशीट के साथ एक स्टोरी जोड़ दो, स्प्रेडशीट याद हो जाएगी। थर्ड वन इज ड्राइव एक्शन। सारी ये जो महाभारत रामायण जो हम पढ़ रहे हैं, जो मेहनत हो रही है एक्शंस के लिए हो रही है। तो ड्राइव एक्शन, क्लियर नैरेटिव्स विद actionable insights, motivate stakeholders to make informed decision and implement change confidently। इसको भी थोड़ा सा पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कॉन्फिडेंटली। इस धरती पे जो हम आए हैं ना, एक मकसद है हमारा, कॉन्फिडेंट लेना, अपने आप को कॉन्फिडेंट करना। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट अच्छा खेलता है और उसमें कॉन्फिडेंट हो गया है बैट चलाने में। इंपॉर्टेंट ये है कि सचिन तेंदुलकर कॉन्फिडेंट हो गया है, चाहे किसी भी चीज में हो। उसने कॉन्फिडेंट का टेस्ट ले लिया कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। 150 की स्पीड से बॉल आ रही है, उस पर बैट घुमा के उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना कॉन्फिडेंटली, उसको समझ में आ गया है। अब यही कॉन्फिडेंस एक सोल्जर गन चला के कर सकता है। AK-47 चला के उस एक है, एक एक्शन ले रहा है भाई, एक मिशन पे गया हुआ है, और डर नहीं लग रहा उसको, अब फायरिंग कर रहा है। अब कॉन्फिडेंस उसको भी मिल गया है। अब क्या करनी, बंदूक चलाने का बाकी कॉन्फिडेंस समझ आ गया। कॉन्फिडेंस होता क्या है, बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको किसी में भी। इसलिए देखा गया कि जो एक चीज में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, वो दूसरी चीज उनको सीखने में टाइम नहीं लगता है फिर, वो दूसरी चीज बहुत इजीली करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस समझ में आ गया है। इम्प्लीमेंट चेंज कॉन्फिडेंटली। जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जो बदलाव आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, वो कॉन्फिडेंटली। टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाने के लिए। इधर हमने कॉन्फिडेंस पे फोकस किया। अब एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा डिसीजन से। कोई इंसान डिसीजन लेने में डरता है, जो भी है, आप एक बात नोटिस करना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस हिल रहा है। जो अच्छा डिसीजन लेते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, या जो लोग कॉन्फिडेंट होने जाते हैं वो डिसीजन लेने लग जाते हैं। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो कौन स्टेक होल्डर्स मोटिवेट हो रहे हैं किसके लिए? क्लियर नैरेटिव्स। क्लियर नैरेटिव जो होते हैं विद एक्शनेबल इंसाइट, जो डाटा के इंसाइट्स को एक्शनेबल तरीके से जो स्टोरी टेलिंग में आते हैं, मोटिवेट करते हैं स्टेक होल्डर्स को टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट चेंज कॉन्फिडेंटली। बेसिक इसमें क्या है? नरेटिव, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग और कॉन्फिडेंस। अभी उसमें से हमने क्रीम निकाली बाहर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप अच्छे नरेटिव बना पाएंगे तो आप मोटिवेट हो पाएंगे किसी भी चीज को करने के लिए। आप मर्डर करने के लिए किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को कैरियर बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। नैरेटिव चलाना आना चाहिए जिससे वो डिसीजन लेगा और वो कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर। वाई स्टोरी टेलिंग मैटर्स, ये 3 फैक्टर थे जो कि हमने पढ़े। किसी को डाउट हो, कुछ भी तरह का कोई क्वेरी हो, कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार चैट बॉक्स चेक कर रहा हूँ। अच्छा जी, चलो, नहीं आ रहा भाई। 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा स्टोरी। 5 कंपोनेंट डाटा स्टोरी। फर्स्ट डे मैंने बहुत स्पीड में समझाया था, आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा स्टोरी क्या है, ये बताया था। ये जो आपको एक चक्रव्यूह नजर आ रहा है, गोल 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 गोल, ये चक्रव्यूह आपको बताएगा कि आप कैसे मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे। और आप इनमें से किसी को भी उठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप डाटा से उठाएं, मैं डाटा से उठाऊंगा, लेकिन कोई कंफर्म नहीं। आप इनसाइट से उठाइए, अपने इनर कॉन्शियस को समझिए, बात कीजिए, आप एक्शन में आ जाएंगे, एक्शन लेने स्टार्ट कर देंगे। आप एक्शन से उठा रहे हैं, इनसाइट को छोड़िए,
आप कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा दिल क्या कह रहा है, मुझे बस कुछ एक्शन करना है। कर्म करना है भाई। एक्शन उठाइए, विजुअल्स क्रिएट हो जाएंगे। कि जब हाथ पैर चलाएंगे कुछ करेंगे तो कुछ तो स्टोरी बनेगी, कुछ तो विजुअल्स आएंगे दुनिया में। विजुअल्स क्रिएट होने चाहिए। विजुअल जब आएंगे तो नैरेटिव बनेगा। अरे उनका शर्मा जी का लड़का तो ऐसा करता है, विजुअल थे, नैरेटिव बन रहा है। नैरेटिव होगा तो डाटा भी आएगा। तो हम बात करते हैं डाटा से, और डाटा बढ़ेगा तो इनसाइट बढ़ेगा। तो ये चलता चला जाएगा। अब डिपेंड करेगा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो आप पे डिपेंड करेगा। अब डाटा पॉजिटिव ले रहे हैं, डाटा नेगेटिव ले रहे हैं। मर्डर करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि ग्रोथ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। इस चक्रव्यूह का इस्तेमाल करोगे तो कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगा। तो जब डाटा आप इकट्ठा करते हैं लोगों का, किसी का भी किसी कॉन्सेप्ट का डाटा इकट्ठा, खूब अच्छे से डाटा इकट्ठा किया। अब लोग कह रहे हैं ना नेपाल में जो हुआ वो अमेरिका ने कराया कि इंडिया ने कराया। बांग्लादेश में कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान करा रहा है कि चाइना करा रहा है कि इंडिया करा रहा है, सब ब्लेम कर रहे हैं। ईरान में हो रहा है जो इजराइल और अमेरिका करा रहा है। कैसे करा रहे हैं यार? हमारी कंट्री में बाहर वाले कैसे नैरेटिव चला जाएंगे आके? उन्होंने डाटा इकट्ठा किया, सालों साल डाटा इकट्ठा किया, एनालिटिक्स की, उसकी इंसाइट्स निकाली, उसका आत्मा, उसका एसेंस निकाला कि अच्छा यहाँ के लोगों की स्ट्रेंथ ये है और कमजोरी ये है। ओके, है ना। मैं 9th क्लास में जब पढ़ता था, हमारे एसएसटी के टीचर होते थे त्रिपाठी सर। और वो बड़ा मतलब बड़ा हल्के मूड में पढ़ाया करते, बड़ा अच्छा लगता था उनके लेक्चर सुनना। वो मतलब मेमोरेबल चीजें हैं। वो ये कहते थे कि अरे अरे दंगा कराना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। हम हंसते थे, सर क्या है? कह रहे बहुत ईजी है। कैसे सर? कह रहे गाय काटो और मंदिर के सामने फेंक दो, सुअर काटो मस्जिद के सामने फेंक दो, आराम से बैठ जाओ, देखना अगले दिन दंगा हो जाएगा। इसका मतलब ये इंसाइट्स हैं। और रिसर्च किसने की? ये त्रिपाठी सर ने नहीं की, ये अंग्रेजों ने की हिंदुस्तान में। कि इस कम्युनिटी की, दो कम्युनिटी को लड़ाया कैसे जाए आपस में। अच्छी खासी रिसर्च की कि अच्छा ये कर रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। तो इनसाइट्स, उसका एसेंस निकालना है, डाटा इकट्ठा करना, उसका जितना डाटा इकट्ठा करते जाओगे और डाटा को समझने की कोशिश करते जाओगे, इनसाइट्स आपके पास ज्यादा से ज्यादा आता जाएगा। और जब आपका इनसाइट बढ़ेगा तो आप एक्शन में आओगे। आपको पता चल गया ना क्या करना है। आपको पता चल गया कि मैं ऐसा करूंगा तो ये रिजल्ट आएंगे। तो आप एक्शन लेंगे, एक्शन बढ़ेगा आपका। एक्शन बढ़ेगा तो विजुअल्स आएंगे। यादगार बनेंगी। कल देखो मैंने उस टाइम पे ऐसा किया था तो ऐसा ऐसा हुआ था। विजुअल्स इकट्ठे होंगे, विजुअल्स बनेंगे तो नैरेटिव्स बनेगा। नैरेटिव बनेगा तो डाटा और इकट्ठा हो जाएगा, आपकी लर्निंग और बढ़ जाएगी। अब नेगेटिव टर्म इसको पॉजिटिव लेते हैं। एक लड़का है, बहुत परेशान है जिंदगी में, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। वो डाटा इकट्ठा कर रहा है। उसने बहुत सारी चीजें इकट्ठी की कि हाँ टेक्निकली मुझे पढ़ने के लिए ये करना वो करना है। उसके समझ आ गया कि यार मेरी जिंदगी का मोटिवेशन गायब है। तो मोटिवेशन बुक का डाटा इकट्ठा कर रहा है, मोटिवेशन बुक्स पढ़ने लगा वो, बैक टू बैक बैक टू बैक। उसके अंदर एक इंसाइट क्रिएट हो जाएगी मोटिवेशन की। और जब वो मोटिवेशन की इंसाइट क्रिएट होगी, वो एसेंस उसको पुश कर देगा एक्शन लेने के लिए, यार नहीं पढ़ना है यार मुझे। एक अंदर अंदर से एक ड्राइविंग फोर्सेस आने लग जाएंगी, एक्शन लेने लग जाएगा। उस एक्शन के साथ विजुअल आ जाएगा। जब वो एक हफ्ते अच्छे से पढ़ लेगा, एक हफ्ते बाद वो अपनी यादगार में जाएगा कि यार अपनी जिंदगी में सबसे बढ़िया वीक गया है मेरा। मैंने बहुत कुछ सीखा, जाना, उस कॉन्सेप्ट को मैंने कितना अच्छे से समझा। मैंने नोट्स बनाए उसके बढ़िया, विजुअल्स बनेंगे। इसका मतलब एक नैरेटिव बनेगा कि यार मैं पढ़ सकता हूँ यार। और फिर मैं ऐसे पढ़ूंगा तो मैं तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ जिंदगी में। अगर ऐसे ही पढ़ता रहा तो अब एक काम करता हूँ मैं, यूपीएससी की तैयारी शुरू करता हूँ। मैं पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी शुरू करता हूँ। या मुझे नंबर वन आना है, फर्स्ट आके दिखाना है। नैरेटिव सुन रहे हैं, और नैरेटिव्स डाटा, नया डाटा देगा आपको, फ्रेश डाटा देगा आपको, बेहतर डाटा दे देगा आपको पहले से। और उस डाटा पे फिर आपके नए साइट्स बनेंगे। आप 33 और 40 के बीच में लटकते थे, 45 पे, अब आप 60, 65, 70 को टच करने लगे। और उसको आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, वो आपको एक्शन दे रहा है।
वो आपको विजुअल दे रहा है, आपको नया नैरेटिव दे रहा है, आपकी इमेज बदल रही है, आपके नए विजुअल्स आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जब आप जाते हो तो इम्प्रूव करते हो, आपको कुछ ना कुछ इंक्रीज करता है। अब आपको कि सर हम तो है नहीं इसमें, है हो आप अच्छे पढ़ रहे हो तो भी इसके अंदर हो, अच्छा काम कर रहे हो अपने ऑफिस में तो भी इसके अंदर हो, आप खराब काम कर रहे हो तो भी इसके अंदर हो, आपकी पढ़ाई गड्ढे में जा रही है तो भी इसके अंदर हो, आप गलत डाटा क्रिएट करके गलत इंसाइट पे काम कर रहे हो, गलत एक्शन ले रहे हो, गलत विजुअल क्रिएट कर रहे हो, गलत नैरेटिव पे काम कर रहे हो, गलत डाटा और बढ़ रहा है आपका। सिंपल सा साइंस है। तो सारा खेल डाटा का है। अब डाटा इकट्ठा करना शुरू करो, अपने काम से रिलेटेड बढ़िया रिसर्च करो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मत डाटा इकट्ठा करो, बढ़िया इंसाइट लेना स्टार्ट करो। मत पढ़ो किताब, वो बुक्स, बढ़िया इंसाइट लो। अकेले बैठ के यार मैं कर सकता हूँ भाई, मैंने लोगों को एक महीने लगता है साइकिल सीखने में, मैंने 10 दिन में साइकिल चलाना सीखा था, तो मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता? मेरे में कोई कमी नहीं है। कनेक्ट इनसाइट्स कनेक्ट करना स्टार्ट करो, एक्शन आ जाएंगे, विजुअल्स आएगा, नेटिव आएगा, नया डाटा आ जाएगा, आपका खुद का डाटा आ जाएगा। कुछ मत करो भाई, नहीं समझ में आ रहा है? इनसाइट भी डाटा भी, आप एक्शन को लो। यार पता नहीं भाई क्या होगा, मैं फिजिक्स से उठा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस एक रजिस्टर में सारे नोट्स ना नहीं बन पा रहे हैं, मैं डिक्टो कॉपी करना स्टार्ट कर दूंगा, एक वर्ड से लेकर लास्ट पूरी बुक छाप दूंगा एक रजिस्टर में, एक्शन लूंगा मैं। फिर धीरे 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 आप उसके क्रीम पे काम करने लग जाओगे। क्या इतना थोड़ी लिखना होता है, नोट्स बनाने होते हैं छोटे छोटे। फिर विजुअल्स आएंगे, नरेटिव्स आएंगे, आप कहीं से स्टार्ट, ये इस चक्रव्यूह के यही फायदा है, आप किसी से स्टार्ट करो। तो डाटा, द फाउंडेशन, क्रेडिबल एविडेंस एंड एक्यूरेट मैट्रिसेस दैट सपोर्ट योर क्लेम्स। डाटा क्या है? फाउंडेशन है। डाटा से इजी करना आसान होता है। आप दुनिया में पहली बार अ, अपने काम में सर्वाइव नहीं कर रहे, अपने किसी भी लक्ष्य की तरफ सर्वाइवल मोड में नहीं हो, बहुत लोग हुए थे, और उनकी बायोग्राफीज पढ़ रहे हो आप, बुक ढूंढ ढूंढ के। डाटा पे काम करना आसान है। आपको ताजु का ये सेम चैलेंज मेरे पास भी आ रहा है भाई, ये जो इनको दिक्कत आ रही है इनकी बायोग्राफी में, ये मुझे भी आता है। उन्होंने क्या करा, आपके पास एक एक्शन पॉइंट आ गया। द फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है, क्रेडिबल एविडेंस इसका एंड एक्यूरेट मैट्रिसेस का दैट सपोर्ट योर क्लेम्स। जो आप क्लेम करते हो उसको सपोर्ट करता है। आप नेगेटिव क्लेम भी कर सकते हो, पॉजिटिव क्लेम भी, ये मत सोचना कि नहीं आप ऐसा नहीं। आप अपने नेगेटिव क्लेम को सपोर्ट कर रहे होगे अगर आपकी गाड़ी गड्ढे में जा रही है तो डाटा फाउंडेशन है, बाकी आप देखो क्या करना है। आप गलत रिजल्ट आ रहे हैं, डाटा गलत है आपके पास। द मीनिंग बिहाइंड द नंबर्स, इनसाइट के बारे में बात कर रहे हैं, द मीनिंग बिहाइंड द नंबर्स, व्हाट द डाटा इज रियली टेलिंग अस। डाटा एक्चुअल में कह क्या रहा है, उसकी आत्मा क्या है, उसका एसेंस क्या है, उसका मतलब क्या निकल के आएगा। द मीनिंग बिहाइंड द नंबर्स, नंबर्स के पीछे ये पीछे छुपी उसके मीनिंग है, उसकी आत्मा जो है, वही इंसाइट होता है। इंसाइट, बहुत से लोग मैंने देखा है इंट्रोवर्ट जो ज्यादातर लोग होते हैं, वो अपने आप से बात कर पाते हैं और अपने आप के क्लियर कर लेते हैं। यार मैं उससे बहुत गुस्से में हूँ, नाराज हूँ। अब इंट्रोवर्ट आदमी कहेगा अच्छा मैं नाराज हूँ, उससे वो बात की बात है, नाराज क्या होता है, नाराजगी क्या चीज होती है, नाराज क्यों समझू पहले, यार जो फुलफिल नहीं हो रही इसलिए मैं नाराज चल रहा हूँ। ओके, मैं एक्सपेक्टेशंस, इनसाइट्स अपने अंदर मत इकट्ठा करो, डाटा की शुरुआत कर सकते हैं। इनसाइट, इनसाइट क्या है, मैं क्यों एक्सपेक्ट करता हूँ लोगों से। यार मैं लोगों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा रहा हूँ, एक लिमिट के बाद नहीं लगा सकते, एक्सपेक्टेशन तो होती हैं, एक दुनिया में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लगा रहा हूँ, जो चीज नहीं लगानी चाहिए वो भी लगा के बैठा हूँ। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगी, और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस वो फुलफिल करेंगे वही मेरे फ्रेंड होंगे। अच्छा, तो मुझे लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ओके। सबसे एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है, ये भी ठीक है। वो कौन से लोग हैं जिनसे एक्सपेक्टेशन लगानी है? आप कर क्या रहे हो, आप इनसाइड के साथ खेल रहे हो।
मीनिंग बिहाइंड द नंबर्स। हर चीज के पीछे का मीनिंग कैसे निकलता है? क्वेश्चन मार्क से। आप क्यों क्यों करते जाइए, ऐसा क्यों, उसके पीछे क्यों, फिर उसके आप उसकी लेयर बाय लेयर उसको ब्रॉड करते चले जाएंगे। इनसाइट के साथ खेल सकते हैं। एक्शन, specific recommendations that guide what stakeholders should do next। स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस होती हैं भाई, एक्शंस रिकमेंड कर रहे हैं। स्पेसिफिक, दैट गाइड व्हाट स्टेकहोल्डर शुड डू नेक्स्ट। हमें अगला क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। माधव, मैं अपने लोगों पे बाण कैसे चला दूं? मेरे अपने परिवार के लोग रिश्तेदार हैं ये। तो नहीं चला तो जाना भाई यहाँ से। युद्ध का मैदान भी नहीं छोड़ रहा है, रथ के पीछे बैठ गया आराम से। भागना हो तो भाग जाता, चलाना है, इच्छा है, रीजन ढूंढ रहे हैं उसके पीछे। तो कोई ये समझा दे कि ये बात जस्टिफाइबल है। कोई ये बता दे मर्डर करना जस्टिफाइबल है, हम कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका तो नहीं, नहीं हम तो मर्डर नहीं है फलाना, सारे हैं। आपको उसके पीछे का रीजन नहीं पता बस। आपको जस्टिफाई नहीं किया किसी ने। और गलत भी कह सकता है, सही भी कह सकता है। सही है ना? आपका भी देखना, नॉन ड्रिंकर्स अपने आप को जस्टिफाई करते हैं हम क्यों नहीं पीते। ड्रिंकर्स जस्टिफाई करते हैं हम आप क्यों पीते हैं। और खास कितनी खूबसूरती वाली बात है, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। ड्रिंकर्स नॉन ड्रिंकर्स को बेवकूफ समझते हैं, नॉन ड्रिंकर्स ड्रिंकर्स को बेवकूफ समझते हैं। और दोनों रीजन दे रहे होते हैं एक्शन के पीछे। व्हाट शुड डू नेक्स्ट, अगला क्या करना चाहिए। एक्शन, वो एक्शन आता कहाँ से है? वो रीजन ढूंढता है आपका पीछे जो आपने इंसाइट किया है। विजुअल्स नहीं करेंगे आगे वाले, पीछे वाला इंसाइट बताएगा आपको। आप इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, आप इंसाइट के बिना एक्शन नहीं ले सकते, कोई काम नहीं कर सकते। आपका एक्शन गड़बड़ हो रहा है, समझ लो इंसाइट गड़बड़ हो रही है। आपको लग रहा है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके इंसाइट में गड़बड़ है। बचपन में किसी ने आपके दिमाग में कुछ गलत चीज डाल दी है। आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ गलत डाटा पड़ा हुआ है, जिसका आपने एसेंस निकाल के मान लिया है। अरे पैसे कमाना तो है, पैसे के पीछे थोड़ी भागा जाता है। और फिर आपको पैसे भी कमाना है, फिर कहते हो यार जो धंधा चलाता हूँ पिट जाता है। इनसाइट पे काम करो, अपने अंदर डाटा क्लीन करो, एक्शन देखना बदल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा व्हाट शुड डू नेक्स्ट। आपको अपने आप को मोटिवेट करना ही नहीं पड़ेगा, आप बिना आप काम करे रह नहीं सकते। आप आलसी हैं, इनसाइट गड़बड़ है। आपके इनसाइड में कुछ ऐसा चीज पड़ी हुई है, आप मेहनती हैं, आपका इनसाइड में है कुछ ना कुछ। तो कहाँ काम करना है? इनसाइड पे जाके आपके इनर कॉन्शियस में काम करना है। वो डाटा आप अंदर खुद सेल्फ डेवलप भी कर सकते हो, बाहर का डाटा भी ले सकते हैं सही करने के लिए। नरे एक्शंस, विजुअल्स, क्लियर ग्राफिक्स दैट मेक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अंडरस्टैंडेबल। एक्शन के बाद भी अगर आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए तो पागल हो जाओगे। मर्डर तो कर दिया, अब जस्टिफिकेशन है नहीं आपके पास। जस्टिफाई तो करना है, सही मर्डर हुआ, ये आदमी आगे चल के बहुत गलत करता। अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया। अरे यार आप तुमने तो साधु संत आदमी को मार दिया, ये इससे तो धरती का भला होने वाला था। दिक्कत आ जाएगी। एक्शन के बाद जो विजुअल्स बनते हैं वो विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डाटा साइंस की यही खूबसूरती है। डाटा साइंस जितना समझते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा। सारी दुनिया में डाटा का खेल चल रहा है, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं। सब डाटा के साथ खेल रहे हैं, सब डाटा के साथ खेल रहे हैं। तो विजुअल पे जब बात आती है ना, तो विजुअल्स क्रिएट किए जाते हैं। अगर शादी में से पार्टियां हटा दी जाए, बढ़िया कपड़े हटा दिए जाए, फंक्शन हटा दिया जाए, बधाइयाँ कॉन्ग्रेचुलेशन ये हटा दिया जाए, तो शादी खत्म हो जाएगी। विजुअल्स। हम पता नहीं, मैं मुझे ये ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल एजम्पशन हो सकती है, मेरा डाटा गड़बड़ हो सकता है, मेरा इंसाइट हो सकता है, कि मैक्सिमम शादी में जो लड़कियां शादी करती हैं, मैक्सिमम उनके वो कपड़ों के लिए और एक दिन की राजकुमारी बनने के लिए करती हैं भाई।
बहुत सी लड़कियां फिर शादी को अवॉइड करेंगी, शादी छोड़ो ना, शादी का क्या करना है। वो जो महंगे लहंगे और लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, देख रहे हैं, एक दिन राजकुमारी है वो, प्रिंसेस बन गई है। विजुअल्स। और जो लड़कियां खड़े होकर देख रही है ना, कि हाँ इसके ऊपर से चांद सितारे गिर रहे हैं भाई साहब, बढ़िया कपड़े पहन रखे हो, सब आए हैं उसको देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। आज बस यही यही लड़की हो रही है, हम भी एक दिन ऐसे ही बनेंगे। विजुअल्स। हर चीज को खूबसूरत बनाया जाता है ताकि आप दोबारा ये गोल चक्कर घूम के आएगा तो आप एक्शन ले सको। विजुअल खराब हो गए, नरेटिव खराब हो जाएगा, डाटा खराब हो जाएगा, इनसाइट खराब हो जाएगा, अगला एक्शन खराब हो जाएगा। विजुअल सही करके एक्शन लेने के बाद पांडवों की वाहवाही नहीं होती कि कौरवों को मार के सही करा, तो शायद जिंदगी में दोबारा हथियार नहीं उठा पाते वो, त्याग देते हथियारों को। विजुअल्स। समझना, मैं डाटा साइंस बहुत कहीं दूसरी दुनिया में ले जा रहा हूँ आपको, डाटा साइंस की। और जितना समझ पाओगे उतना ही अच्छा इस गेम को खेल पाओगे। अच्छे विजुअल्स, सीधी सी बात है, अच्छे नैरेटिव क्रिएट करता है ना। अपनी फ्रेंड की शादी में गए थे हम लोग, अरे क्या बात है, मजा आ गया भाई, ऐसी शादी नहीं देखी, हम इससे जबरदस्त शादी करके दिखाएंगे। नरेटिव्स। वो नंबर 1 आया कंपनी में, उसको भाई बॉस ने गोल्ड मेडल पहनाया उसको, बुके दिया उसको, उसके इंक्रीमेंट करवाई है, वो आज रात का मेन पर्सन था है। अब अगले महीने जो अवार्ड बढ़ेगा ना, वो मेरे नाम पे होगा, मैं नंबर 1 आके दिखाता हूँ। नरेटिव्स बुरे नहीं है। और ये ध्यान रखना, आपको करना ही पड़ेगा ये। अब छोटे बच्चों को आप पढ़ाई के लिए मोटिवेट कैसे करोगे? आप उसको समझा दो आईएएस ऑफिसर बनोगे, क्या क्या पागल बना, आईएएस ऑफिसर क्या होता है आईएएस ऑफिसर? आप उसको बताना पड़ेगा कि भाई टॉप करोगे तो साइकिल दिलवाऊंगा मैं। नरेटिव्स। साइकिल के विजुअल्स दिखाने पड़ेंगे। नरेटिव्स। कि मोटिवेशन नहीं आएगा उसका फिर। है ना। तो निष्काम कर्मयोग भाई, करोड़ में से कोई एक आध कर पाता है बिना नरेटिव के काम करना। 99.99% लोगों को नरेटिव चाहिए काम करने के लिए। नरेटिव्स। और नरेटिव्स के देखो, आज की दुनिया में लोग मर्डर कर रहे हैं, करवा रहे हैं, पूरे के पूरे कंट्री लोग के लोग पागल हो चुके हैं, कत्लेआम मचा रहे हैं, नरेटिव चल गया कोई ना कोई। नरेटिव्स। अब आपके हाथ में है कि इस तलवार से आप डकैती डालते हो या लोगों की रक्षा करते हो। तलवारबाजी मैं सिखा दूंगा आपको। और इस नरेटिव से फिर नया डाटा, फ्रेश डाटा आएगा आपके पास। है नरेटिव से जो आप करेंगे कि अच्छा, यूएस के लोगों ने सोचा कि उस कंट्री में हमने नरेटिव चलाया, लोगों ने उठा के गवर्नमेंट बदल दी, तो ये तो बढ़िया चीज हाथ लग गई है, इसको दूसरे देश में ट्राई करें क्या? और पहले से आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्किल्स बढ़ गई हैं, हमारी लर्निंग बढ़ गई है इससे। दूसरे कंट्री में भी नरेटिव चलाना स्टार्ट किया। नरेटिव्स। नया डाटा आया, और उस नए डाटा से नए इंसाइट्स बने, तो ये गोल चक्कर बनता जाएगा। द स्टोरी टेलिंग दैट कनेक्ट्स इंसाइट्स इनटू कोहेरेंट फ्लोइंग सीक्वेंस। तो नरेटिव की लास्ट डेफिनेशन ये बन रही है कि भाई एक स्टोरी लाइन है, एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं, स्टोरी लाइन। एक स्टोरी लाइन। जो पैन ही ऑफ हो गया, हाँ। स्टोरी लाइन दैट कनेक्ट्स इनसाइट्स, जिसमें क्या हो रहे हैं, बहुत सारे इनसाइट्स कनेक्ट होते जा रहे हैं, बहुत सारे इनसाइट्स कनेक्ट होते जा रहे हैं इनटू कोहेरेंट। साइंस स्टूडेंट समझेंगे कोहेरेंट क्या कह रहा हूँ। हमने पढ़ा था ये लाइट वाले चैप्टर में। एक साथ कोहेरेंट इफेक्ट पैदा करना, कई चीजों को जोड़ के, फ्लोइंग सीक्वेंस, और उसके साथ एक सीक्वेंस क्रिएट करना। इट इज एन आर्ट। ये कला है। जिस दिन आप सीख गए भाई साहब, आप जब स्टेज पे खड़े हो जाओगे, आप लोगों से कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी, कुछ भी करा सकते हो, तो हमारी दुनिया में भेड़े ज्यादा हैं और भेड़ों को चलाना होता है। आप कुछ भी करा सकते हो। आपको स्टोरी लाइन बनानी है जिनको कनेक्ट करना है कई सारे इंसाइट्स के साथ, और ऐसे कनेक्ट करना है कि उन सारे की तरह से देख सके लोग।
एक सीक्वेंस में, पर्टिकुलर सीक्वेंस में उनको बांध देना है। यही नैरेटिव है। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज के लिए मोटिवेट करना है, मैं जो भी कहानी जोड़ूंगा एक ही चीज के लिए जोड़ूंगा। कभी सुनना है, मुझे आज तक जितनी डिबेट सुनी है मुझे उसमें लगा नहीं कि कोई समझ गया हो। द डाटा स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क। तो हम इसके फ्रेमवर्क पे थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं कि फ्रेमवर्क कैसे स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, क्या करना है, कैसे आप इस पे वर्क करोगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस पहचाननी पड़ेगी, किसके सामने आप बात करने जा रहे हो सर, किससे बात होगी आपकी। हाँ, नो योर ऑडियंस। तो सीधी सी बात है, हम किन से बात करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम मेल्स के लिए एक पीपीटी रेडी करें और फीमेल्स को जाकर रिप्रेजेंट कर दें। नो योर ऑडियंस तो नैरेटिव ही गड़बड़ हो जाएगा सारा। है ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आप एक पीपीटी रेडी करते हो, दूसरी कम्युनिटी को पीपीटी दिखा देते हो, सारा नैरेटिव ही गड़बड़ हो गया। है ना। आप एक कंपनी के लिए पीपीटी रेडी करते हो, दूसरी कंपनी में उसको प्रेजेंट कर रहे हो जाके, वो कंपनी वाले नाराज बातें करो आप हमसे। तो नो योर ऑडियंस। नो ऑडियंस में कुछ बातें भी होनी चाहिए, मतलब ऑडियंस जो आपसे बोल रही है, क्या बात कहना चाहती है, ऑडियंस की क्वालिटी क्या है, अर्बन एरियाज के हैं, रूरल एरियाज के हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, किस पर्टिकुलर कम्युनिटी से किस पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर्स के आ रहे हैं आप बोलने जा रहे हैं, तो उन किन बातों का ध्यान रखना है, किन तरीकों का ध्यान रखना है, क्या एटिकेट्स का ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों का बात करने वाले नो योर ऑडियंस, अंडरस्टैंड देयर टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, बिजनेस प्रायोरिटीज एंड डिसीजन मेकिंग कंटेक्स्ट। तीन बातों का ध्यान रखो। नंबर वन, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, वो कितनी टेक्निकल बात आपको समझ सकते हैं। अब मैं डॉक्टर्स के सामने पीपीटी दे रहा हूँ, तो मुझे डॉक्टर्स की एक अपनी दुनिया होती है टेक्निकलिटी की। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करने जा रहा हूँ, तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक अलग दुनिया टेक्निकलिटी की, उनके कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, उनके तरीके होते हैं, तो उन टेक्निकलिटी का ध्यान रखना है ना। हाई एजुकेशन ग्रुप से बात करने जा रहा हूँ, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़े बड़े भारी भारी वर्ड्स पर्टिकुलर लैंग्वेज के उठाने पड़ेंगे हमें। बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज उठाओगे वो कहेंगे क्या, नहीं भाई बात नहीं, दम नहीं है बात में आपके। नो योर ऑडियंस। तो आपको अपना एक्शन, आपका विजुअल, आपका नरेटिव, आपका डाटा, आपका इंसाइट्स इस हिसाब से रेडी करना है कि उनकी बेसिक टेक्निकलिटी क्या है, हम वो लोग हैं कौन। नंबर टू, बिजनेस प्रायोरिटीज क्या है, वो चाहते क्या है ना। हैं डॉक्टर्स ही, लेकिन वो यहाँ पे आपसे लर्निंग के लिए नहीं आए हैं, वो आज यहाँ फन के लिए बैठे हुए हैं डॉक्टर्स ही। वो आपसे कुछ सीखना नहीं चाह रहे हैं, वो फ्यूचर प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं। वो करंट में कैसे ऑपरेशन करना वो बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या होगी उस पर बात कर रहे हैं। तो बिजनेस प्रायोरिटीज उनकी क्या है। एंड डिसीजन मेकिंग कंटेक्स्ट, उनका डिसीजन मेकिंग कंटेक्स्ट कैसा है। कंटेक्स्ट मींस उनके डिसीजन कैसे ले सकते हैं वो खुद लेना चाहते हैं या दूसरों से पूछते हैं, जल्दी लेते हैं, लेट लेते हैं, वो ग्रुप में लेते हैं, इंडिविजुअली लेते हैं। कंटेक्स्ट क्या है, उसके पीछे का बेसिक क्या है डिसीजन मेकिंग का। तो इन तीन चीजों के फंडामेंटल पे आपको जानना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कौन है और क्या चाहती है। नंबर दूसरा फैक्ट फ्रेमवर्क में आ रहा है डिफाइन पर्पस। पर्पस क्या है, क्लैरिफाई व्हाट यू वांट टू अचीव। आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि वो अचीव क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं भाई। इन्फॉर्म, परसुएड और इंस्पायर्ड एक्शन। कोई इन्फॉर्मेशन आपसे चाहते हैं, कोई परसुएशन चाहते हैं आपसे, या कोई एक्शन चाहते हैं, या किसी एक्शन के लिए एक मोटिवेशन चाहते हैं। कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जो सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जी हाँ आपने जानकारी दी, चलो आप निकलो अब, हो गया आपका, वो आपने बता दिया ना काम, हो ठीक है देखते हैं। दूसरा है परसुएशन। वो आपसे चाहते हैं कि आप पूरा एक ओरा क्रिएट करो उनके ऊपर, उनको बताओ कि हाँ ठीक है, हम ग्रोथ करेंगे, लेकिन करेंगे क्या उसके लिए, वो भी क्रिएट करना पड़ेगा। है ना। तीसरा इंस्पायरेशन, कैसे करेंगे,
और कंटिन्यूटी कैसे रखेंगे उसमें, कंसिस्टेंसी कैसे रखेंगे उसके अंदर, इंस्पायर्ड एक्शन कैसे होंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें पर्पस को डिफाइन करेंगे। ये तीनों चीजों को से आप जब समराइज करेंगे, इंसाइट निकालेंगे इसका, तो आपको पर्पस क्लियर होगा। सबसे पहले था ऑडियंस को जानना, फिर पर्पस को जानना, नंबर 3 डिस्कवर इनसाइट। इनसाइट डिस्कवर करना है, जो सबसे मुश्किल काम है दुनिया में भाई। डिस्कवर इनसाइट। एनालाइज डाटा डीपली टू अनकवर पैटर्न्स, एनोमलीज एंड रूट कॉजेस। अनकवर पैटर्न्स। जब हम बात कर रहे हैं इनसाइट की, तो तीन चीजों का भाई ध्यान रखना है हमें। कि कहते हैं बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना है, क्या होता है? पैटर्न निकालना। अभी कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी कि सर एक बात बताएंगे आप। मैंने कहा हाँ जी। समझदार आदमी को डील करना आसान है, मूर्ख को बड़ी दिक्कत है भाई। लोग सोचते हैं कि अनपढ़ लोगों को, मूर्ख लोगों को ज्यादा इजी हो जाता है। नहीं भाई, दिक्कत है। समझदार लोगों को डील करना इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि समझदार लोग एक पैटर्न में काम करने लग जाते हैं। एक हाईली क्वालिफाइड आदमी को आप एक महीना ऑब्जर्व करो, आपको पता चल जाएगा कि वो उसमें पैटर्न में जीता है। हर चीज उसको आपको पता चल जाएगा कि जब हम ये सवाल करेंगे तो ये वाला ही आंसर देगा। ठीक है ना हमें अनकवर पैटर्न्स करने हैं, पैटर्न्स को उखाड़ना है। जब किसी चीज का इंसाइट आप जानना चाहते हैं तो उसको करने के लिए उसके पैटर्न ढूंढने पड़ेंगे, उसको अनकवर करना पड़ेगा। जैसे मैंने विक्रम बेताल की कहानी सुनाई थी। बेताल मतलब ताल, ताल मतलब रिदम, बेताल मतलब नॉन रिदम। ऐसा बंदा जो हर काम बेतरतीबी करे। विक्रम, क्रम, पैटर्न, स्पेशल पैटर्न। ये करा के ये कभी भाई बहुत लोग कहानी सुनते हैं, अब ये अनकवर कर दिया मैंने पैटर्न। ये चीज निकल के आ गई बाहर, अच्छा ये तो हमने सोचा ही नहीं था भाई, इसका मतलब ये निकल के आता है। तो अनकवर पैटर्न्स, जो चीजें जो बार बार रिपीट कर रहे हैं लोग, ढूंढ लो उसके। अब और मुश्किल काम, एनोमलीज। वो काम जो नॉन पैटर्न के हैं। अब आसान हो गया पर, लेकिन आपने एक गिलास में से पैटर्न निकाले तो बचा हुआ तो नॉन पैटर्न रह गया ना। तो पहले पैटर्न निकालना पड़ेगा, नॉन पैटर्न बचा हुआ अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये नॉन पैटर्न हो रहा है, इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी हमने, ये हो गया। ये एक्सपेक्टेड था, ये नॉन एक्सपेक्टेड हो गया। तो वो भी ढूंढना पड़ेगा। अब एक्सपेक्टेशन और नॉन एक्सपेक्टेशन के कॉजेज क्या है, उसकी जड़ क्या है, रूट्स क्या है, क्यों हो रहा है, इस इंसान में ये पैटर्न ही क्यों निकल के आया। ये इसके जिंदगी में ये नॉन पैटर्न काम करता है, ये पता नहीं ऐसी हरकतें अचानक कर जाता है, पता नहीं चलता। इसके पीछे का कारण क्या है, कॉज क्या है, रूट कॉजेज क्या है। ये तीन चीजों पे जब आप काम करोगे, समझोगे, तो आप इनसाइट पकड़ लोगे। किसी की इनसाइट पकड़ लोगे आप एक बंदे के साथ 3 दिन रहेंगे, आप उसकी पे बुक लिख देंगे क्योंकि आपने उसकी इनसाइट पकड़ ली है कि उसके पैटर्न ही है, उसके नॉन पैटर्न ही है, उन दोनों का रीजन ही है। अब है क्या क्या, आपने उसको बिल्कुल गहराई तक नाप दिया, उसको उसकी एसेंस निकाल ली किसी भी चीज की। ठीक है जी, तो थर्ड था डिस्कवर इनसाइट्स। फोर्थ वन इज क्रिएट नरेटिव। आप क्रिएट नरेटिव करना भाई फ्रेमवर्क के लिए। अब मुझे, मैं आपको सबको समझ गया हूँ, मुझे अपना नरेटिव तो चलाना है क्योंकि सबको जोड़ के मुझे एक पर्टिकुलर काम के लिए काम कराना है। कंपनी के लिए करना है, अच्छे काम के लिए करना है, बुरे काम के लिए मोटिवेट करना है, किसी के लिए। वो नरेटिव क्यों ना होगा, नहीं वो नरेटिव कैसे क्रिएट होगा। टू क्रिएट नरेटिव्स, build a logical story arc that guides your audience through the insights। लॉजिक्स, लॉजिक्स, लॉजिकली प्रूफ करेंगे। लॉजिक हो तो भी प्रूफ करेंगे, इलॉजिकल को भी ऐसे प्रूफ करेंगे लॉजिकली है। किसी का मर्डर करना कैसे जस्टिफाई कर सकता है इंसान, कैसे जस्टिफाई कर सकता है कि किसी को काट के फेंक।
फेंक दो, जिंदा जला दो, फलाना कर दो। लेकिन है, हो रहा है, नैरेटिव चल रहा है मस्त, बढ़िया नैरेटिव चल रहा है। क्योंकि उसको किसी ना किसी ने लॉजिकली प्रूफ कर दिया है। ठीक है ना। अब दिक्कत यह है कि जो लोग उस नैरेटिव में आए हैं, उन्होंने उस लॉजिक पे कितने सवाल करे हैं, या जिन्होंने नैरेटिव चलाया उससे पहले ये बोल दिया कि इस पे सवाल एक्सेप्टेबल नहीं है, सवाल करे तो बस गए आप, आपके खिलाफ ही हो जाएगा पहला तो काम। क्योंकि अगर आपके सामने लॉजिक रखा गया तो लॉजिक का भी तो इनसाइट निकाला जा सकता है। ऐसा क्यों अभी, ऐसा क्यों करेंगे, इसके पीछे पर्पस क्या है, सॉलिड प्रूफ है क्या, लॉजिक प्रूफ मांगता है। तो हमारे लिए लॉजिक तो लॉजिक है, मैंने देखा नैरेटिव इलॉजिकल को भी लॉजिकल बना के भी लोग नैरेटिव चला जाते हैं। बस यही है कि पहला उनका क्वेश्चन की पावर छीन ली जाए। क्योंकि आपके लॉजिक पे जब तक लोग सवाल करते रहेंगे तब तक नैरेटिव नहीं चलेगा। या आपका लॉजिक बिल्कुल रियल, ट्रू और सच्चा होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल पे डिपेंडेंट। अब बेसिक फंडामेंटल क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। कहाँ तक ले जाओगे, तोड़ तोड़ के, जहां तक आपकी क्षमता है वहां तक सवाल करोगे, उसके बाद मान लोगे। जिस दिन बेसिक फंडामेंटल पता चल जाएंगे, अब जिसको ये जानना है कि बेसिक फंडामेंटल पता करने के लिए हम क्या करें, तो आप चैट बॉक्स में लिखोगे तो आंसर करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। क्योंकि सबको जानना होगा यार, हमें, हम पे कोई गलत नैरेटिव ना चला जाए। तो उसके लिए तरीके हैं, उसके लिए कुछ है, नॉलेज का सोर्स है, वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन चैट बॉक्स में जो जानना चाहेंगे कम से कम 5-7 लोग, तो बताऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो हम बात करते हैं क्रिएट नैरेटिव, बिल्ड अ लॉजिकल स्टोरी आर्क। स्टोरी लाइन सुना था हमने, अब लॉजिकल स्टोरी आर्क बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे अभी तक स्टोरी लाइन के बारे में, अभी पिछली स्लाइड में हमने लाइन की थी, उसमें हमने कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में बात की थी। अब हम कह रहे हैं आर्क। आप अच्छे नरेटर तब बनेंगे किसी स्टोरी को मोड़ सकते हो। मैंने एक स्टोरी सुनाई, है ना, और उस स्टोरी से मैंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मोटिवेट कर दिया कि हाँ, अब उनके रियल मोटिवेटर आ गए भाई, कि हमारी कम्युनिटी को कोई भड़का के चला गया। तो वो सेम स्टोरी को अलग तरीके से उनको अगर मोड़ना आता होगा तो मुझे काट पाएंगे लॉजिकली, अदरवाइज नहीं, फेल हो जाएंगे फिर वो। इसलिए इसको आर्क कहा गया है, इसमें एक बैंड होता है, एक मोड़, आपको मोड़ना आना चाहिए। तो बिल्ड अ लॉजिकल स्टोरी आर्क, ब्यूटीफुली डिफाइन किया गया है, दैट योर ऑडियंस थ्रू द इनसाइट्स, जो आपके ऑडियंस को गाइड कर सके थ्रू योर के इनसाइट के लिए, वो उसको मोटिवेट कर सके। ये नरेटिव है, क्रिएट नरेटिव, है ना। तो डिजाइन विजुअल्स, सेलेक्ट chart types through oh sorry select chart type that clearly communicate your key message। देखो अब सारी बातें हो गई हैं इसमें, सारी बातें हो गई हैं। जो नैरेटिव आपने चलाया, आपने एक आर्क बनाया, सब कुछ, उस पे विजुअल्स देने हैं आपको, एविडेंस, एविडेंस देने हैं आप। लोग एविडेंसेस को मानते हैं, एविडेंस को समझते हैं, भाई हाँ यार, ऐसा ऐसा होता है। उसके पीछे के प्रूफ देने पड़ेंगे। अब प्रूफ बहुत तरीके से होते हैं भाई। दो तरीके के प्रूफ मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं डिफाइन करता हूँ कि विजुअल्स कहाँ से आ सकते हैं। या तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हो, है ना, या तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हो, या लोग जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसका एविडेंस। वो एक है ना, हमारा कव्वाली है जो, छाप तिलक सब लेनी मुँह से नैना मिलाई के। अब मैं जो ये हमेशा एक एग्जांपल, ये ईगो के लिए मैं डिफाइन करता हूँ, ईगो दो टाइप के होते हैं, छाप और तिलक टाइप के। छाप का मतलब मैं, मेरे पे बेस्ड, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मैं प्राइवेट जेट में घूमता हूँ, छाप मार रहा हूँ मैं अपने यहाँ।
ठीक है ना, तो आपको ट्रस्ट आएगा, नहीं यार ये बंदा, इसका प्राइवेट जेट है, तो मेरी छाप से काम चल जाएगा। आदमी हूँ। अब मैं तिलक का इस्तेमाल करता हूँ, मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, हम खानदानी रईस हैं, मेरे फैमिली वाले ज्यादा नॉलेज वाले हैं, या मैं जिनके साथ उठता बैठता हूँ वो बहुत टैलेंटेड है, तुझे पता है मैं किसको जानता हूँ, मैं उसके नाम का तिलक लगा के घूम रहा हूँ। तो एविडेंस भी दो तरह के आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि एविडेंसेस ईगो बेस्ड होते हैं। जितने भी एविडेंसेस आप लोग लोग लाइफ में, वो ईगो बेस्ड ही होंगे। ठीक है ना। हाँ, छाप तिलक सब लेनी मुझे नैना मिलाई के, जब ईगो चला जाएगा तो एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। है ना। अब किसी इंसान को किसी से प्यार हो जाए, तो सच में हो जाए, उसका छाप तिलक सब चला गया, अब आप उससे उससे समझाओगे ना भाई उस लड़की से कि तुझे प्यार क्यों हो गया, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप वो बंदा डिफाइन नहीं कर पाएगा, वो डिफाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईगो जीरो। एविडेंस की जरूरत ही पड़ती है ईगो फंडामेंटल बेस्ड फैक्टर्स में, नॉन ईगो फैक्टर्स में एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो विजुअल्स ईगो बेस्ड ही होंगे, आप या तो आप पे लोगों को ट्रस्ट हो, आपके किसी चीज पे ट्रस्ट हो, या दूसरी चीज पे ट्रस्ट हो जो इसका एविडेंस, किसी बुक का एविडेंस कर सकते हो। मैं ये पर्टिकुलर बुक पढ़ता हूँ, ये धार्मिक बुक पढ़ता हूँ, वहां से मैं निकाल के लाया हूँ, पता है आपको, ये मैं चीज जानता हूँ। आप लोगों जिनका उस बुक पे ट्रस्ट होगा, वो तुरंत आपसे इन्फ्लुएंस, अरे सच में हाँ यार, आप उसमें से कोई श्लोक पढ़ के सुना दो, ऐसे ऐसे उसको घुमा दो, नैरेटिव चला दो, हो गया खेल। तो विजुअल्स क्रिएट कर, क्योंकि नैरेटिव अधूरा रह जाएगा। आप कहते हैं ना, मोटिवेटर्स मोटिवेट करके चले जाते हैं, 10 दिन मोटिवेशन रहता है, वो विजुअल्स नहीं बना पाए सही से। हैं, कई लोग कह देते हैं कि यार ये मोटिवेटर तो बन के आया था, इसने खुद क्या किया जिंदगी में, सब जीरो कर दिया उसने, सारे उसके 2 घंटे के लेक्चर जीरो हो गए। हाँ, रतन टाटा को लेक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आएंगे, आप उनसे, उनको देख लेंगे, उनसे हाथ मिला लेंगे, गले लग लेंगे, मोटिवेट होंगे, क्योंकि वो बंदा अपने आप में ही नैरेटिव है, वो अपने आप में एक एविडेंस हो गया आपके लिए। तो क्लियर विजुअल्स में, डिजाइन विजुअल्स में दो टाइप आएंगी, कि आपको कुछ ना कुछ एविडेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। सेलेक्ट चार टाइप दैट क्लियरली कम्युनिकेट्स योर की मैसेज, आपके मैसेज को जो कम्युनिकेट कर सके, जो बना सके। तो दो तरीके बता दिए, या तो आपकी अपनी कुछ पर्टिकुलर चीजों पे उनको आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा, या आपके अलावा दुनिया के किसी चीज पे, मतलब कुल मिला के एक एविडेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है जी, कई लोगों ने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। कई लोगों का आ गया कि सर बताए, सर बताएं, तो बताया तो, तीन बोले थे, ज्यादा हो गए हैं। एक बुक है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, आपको पूरी बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पहले 3 चैप्टर पढ़ लीजिए। आपको बेसिक लॉजिक्स पता चल जाएंगे, बेसिक फंडामेंटल क्या हो, तो कहां तक किसी को घसीटा जा सकता है, कि वहां तक घसीट के अगर आ गया कोई, तो मानेंगे, और नहीं आया तो नहीं मानेंगे। मेरी बात समझ रहे हो नहीं। और अपना एक एक फंडामेंटल बना लेना, कि इन फंडामेंटल पे कोई खरा उतरा तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। ठीक है ना, जैसे जे जे थॉमसन हुआ करते थे, एक साइंटिस्ट थे, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन गन थी, वो कहते थे मेरी इलेक्ट्रॉन गन पे कोई भी प्रूफ हो गया तो वो मैं मान लूंगा, अदरवाइज नहीं मानूंगा। तो वो बुक आपके अपने फंडामेंटल ढूंढने में आपको मदद करेगी, आप अपना इंसाइट, आपकी अपना कुछ बेसिक ढूंढने में मदद करेगी, आप अपना टच जब पा लेंगे, इजिली नैरेटिव में किसी के नहीं आएंगे, गलत नैरेटिव में नहीं आएंगे, सही नैरेटिव आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ तक खेल रहा है सही चीज करने के लिए, तो आप उसका साथ देंगे। तो पढ़ो, बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, रिटन बाय स्टीफन आर कोवे। हो सकता है कि लोग जानते भी हो। तो लॉजिक्स आपके अपने कैसे क्रिएट होंगे, आप क्योंकि आप अपने बेसिक फंडामेंटल जान पाएंगे। तो ये बुक पढ़िए, अब इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
नो योर ऑडियंस, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं डिटेल में, तो अब ये जब और डिटेल में तब जाएंगे जब हम, आप वो वाला कोर्स ज्वाइन करेंगे, उसमें और डिफाइन करेंगे बाल की खाल की, और खाल की भी खाल निकाल देंगे। डिजाइन विजुअल्स। उसके आगे की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इफेक्टिवली। इफेक्टिवली प्रेजेंटेशन क्या होती है उस पर बात कर लेते थोड़ा, क्योंकि आपने प्रेजेंट ही नहीं करा सही से। आप लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करके आए हैं और खुद नहा के नहीं आए, मुंह धो के नहीं आए, तो कितने बढ़िया लेक्चर दे देना, प्रेजेंटेशन आपकी तो अच्छी हुई नहीं है। क्या भाई, खुद तो मुंह को धो के आ जाता, तू क्या काम करने के लिए मोटिवेशन करेगा हमको। इवन द बेस्ट एनालिसिस फेल्स इफ द डिलीवरी इज वीक। बढ़िया पीपीटी फेल हो जाती है अगर प्रेजेंटेशन बढ़िया ना हो तो। बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट्स अच्छे रेट पे नहीं बिकते अगर उनके रैपर्स अच्छे नहीं बनाते लोग, तो उनकी पैकेजिंग अच्छी नहीं करते। हाउ टू प्रेजेंट विद इम्पैक्ट, कैसे करें, इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, छाप पड़नी चाहिए, इम्पैक्ट। कब छाप पे बात करते हैं भाई। बी कॉन्फिडेंट, क्लियर एंड कंसाइज। कॉन्फिडेंट, सारा खेल भाई दुनिया में, मैंने कहा ना, इस धरती पे आए हो आप कॉन्फिडेंट होने के लिए। जिनको हम देवता मानते हैं, अवतार मानते हैं, अवतार्स, आप एक चीज नोटिस कीजिए, अलग अलग उसमें अलग अलग हैं, लेकिन जो लीडर्स हुए, जो एक कॉन्फिडेंट उनमें था, कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस दिखता था उनका, जाहिर होता था। तो बी कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट के लिए क्या करेंगे, बात करेंगे कभी, जब डिटेल में कभी बात करेंगे। क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ बोल रहे हो फिर कभी नहीं, ऐसा नहीं, अरे हाँ नहीं, मैं थोड़ी सॉरी कंफ्यूज हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे था। अगर आपने ये करा, आपके नैरेटिव में कोई नहीं आने वाला। भाई खुद क्लियर नहीं है अभी। आप जब बोलो, आप जब बोलो तो लोगों को क्लियर आ जाना चाहिए कि यार ये बंदा क्लियर है, हम तो अनक्लियर हैं। क्यों फॉलो करेगा आपको कोई, क्योंकि वो खुद क्लियर नहीं है, और वो उसी को फॉलो करना चाहेगा जो खुद क्लियर हो, कॉन्फिडेंट हो। तो दो चीजें हैं भाई, एक बायोग्राफी पढ़ रहा था एक बैरिस्टर की, मैं, एक वकील है हमारे देश के, बहुत बड़े वकील हुए थे। उनने एक बात लिखी उसमें कि जब मैं सही बात पे होता था, मेरी बात में दम होता था, तो अपनी बात को मैं रखता था सही तरीके से। जब मेरी बात में दम नहीं होता था तो मैं टेबल पीटता था, मैं तेज तेज चिल्लाता था कोर्ट में, सर जो ना सुनिए मेरी बात को, कि मैं ज्यादा चीखता था कि मेरी बात गड़बड़ थी। तो कहीं ना कहीं मुझे क्लियर और कॉन्फिडेंस करना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है भाई। कोई गलत नैरेटिव पे काम कर रहा है तो आप पकड़ लेना, ज्यादा चीखे मार रहा है, ज्यादा चिल्ला रहा है, तो इसकी मतलब बात में दम नहीं है, वो प्रूफ करने के लिए हल्ला मचा रहा है बिना मतलब। तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंट का मतलब चिल्लाना नहीं होता, क्लियर का मतलब चिल्लाना सीखना नहीं होगा। आप रियल में क्लियर हैं तो आपकी आवाज समझ में आ जाएगी लोगों को कि आप कॉन्फिडेंट हैं, क्लियर हैं। एंड कॉन्साइज, कॉन्साइज मतलब बिल्कुल आप उसको स्पष्ट तरीके से रख पा रहे हैं। कंसाइज है, आपको कोई अपने कॉन्सेप्ट से हिला नहीं पाएगा। ये आप, आपको तो क्या लगाना है, जब भी आप अपनी इंसाइट रखेंगे कि वर्ड यूज करना ही पड़ेगा लोगों को समझाने के लिए। ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि आपकी सोच तो है नहीं, मेरा इंसाइट है। जब मैं अपना इंसाइट रखूंगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, उनको साइड समझ में नहीं आएगा, उससे रिजल्ट क्या होगा, तो क्या होगा, वो समझ में आ जाएगा। तो क्या, हाँ, आपकी नैरेटिव के टाइम पर अगर कोई समझदार बंदा मिल गया और, और उसने आपके इंसाइट को समझ लिया, तो शायद उसको तो क्या की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन आपके लॉजिक को उधेड़ देगा वो।
हम्म, कि हाँ सर आपने बोला, आपने लॉजिक इस बात कर दिया, लेकिन इस लॉजिक के पीछे एक रीजन मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप जरा डिफाइन करेंगे? आपकी प्रिपरेशन बताएगी कि आप अपने नैरेटिव को कब तक खींच पाएंगे। तो क्या, सो व्हाट। तो आप जब बता रहे हैं अपने इंसाइट को, अरे यार पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब मिलके, लक्षद्वीप पे एक पहाड़ी है, वहां जाके एक पर्टिकुलर एक पेड़ लगा हुआ है वहां पे, उसके बगल में हम खोदें तो वहां पर करोड़ों का सोना दबा हुआ है। अच्छा सर। हाँ जी। अब आपको सोना ही समझ में नहीं आया, गोल्ड मतलब? तो क्या होगा? अरे मैं कहूंगा भाई, गोल्ड से उसको बेच के हम करेंसी में कन्वर्ट करा लेंगे, और उससे इतना पैसा मिलेगा, हम 10 लोग बांट लेंगे भाई, एक एक आदमी के पास 100 100 करोड़ रुपए हो जाएंगे। अच्छा। हाँ तो क्या, फायदा क्या होगा मेरी इनसाइट मानने से? अब कुछ नहीं मिलेगा तो फिर बाबा जी का ठुल्लू करना क्या है? कोई में आएगा ही नहीं आपके नैरेटिव में। मैं कुछ अच्छा सोचता हूँ, सोचते रहे भाई, घर बैठ अपने। नहीं, मेरे सोचने पर अगर आप चलोगे तो आपको ये मिलेगा। तो क्या, ये बताना पड़ेगा आपको, ये एम्फेसाइज करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा लोगों के सामने। तो क्या। थर्ड है पॉज एट द राइट मोमेंट्स, डोंट रश। ये तो देखो, ये स्टोरी टेलिंग या नैरेटिव या इसमें ये कम्युनिकेशन का टूल है, इसमें जो लिखा है प्रेजेंटेशन में आया है, क्योंकि हम इसमें कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। जब आप बोलते हो, आप मुझे सुन रहे हो, लगभग 2 घंटे होने जा रहे हैं, आपको पता नहीं चला होगा मैंने कब पॉज लिए हैं। ये देखो पॉज लिया अभी मैंने, अब फिर ले लिया पॉज। और पॉज लेने का मतलब रुकना भी नहीं होता कई बार। कई बार अपनी टोन को मैं बहुत हाई लेवल पे ले जाऊंगा, बहुत स्लो तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ये पॉज है, जल्दीबाजी नहीं है, हौश पौश मत करो, आराम से। डोंट पो समझ में नहीं, पॉज एट द राइट मोमेंट, जब किसी चीज को आपको हाईलाइट करना होता है। आप देखो हाईलाइट पे फोकस गया सबका। हमारा ब्रेन जो है ना, जब हम कंटिन्यूटी में बोलते हैं तो उस टाइम इकट्ठा करने पे ध्यान देता है, जब हम रुकते हैं तब एनालिसिस करता है। तो राइट मोमेंट पर राइट पॉज लेना बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन के टाइम पे, और राइट तरीके से अपनी टोन जो है हाई और टोन लो करना बहुत जरूरी है। ये पॉजेज हैं, कहीं रुकना भी जरूरी है, और किसी स्पेशल वर्ड को हाईलाइट बोल के भी करना जरूरी होता है, ये भी पॉज में आ जाएगा। जैसे कि भी मैंने नरेटिव जब आया, फर्स्ट टाइम नरेटिव आया, मैंने उसको फोकस किया और बहुत टाइम दिया आप लोगों को, क्योंकि पूरी प्रेजेंटेशन नरेटिव बेस्ड होने वाली है। स्टोरी, मकसद क्या है? मकसद क्या है इसके पीछे? ये आज की जो पीपीटी है, स्टोरी टेलिंग पे बात कर रहे हैं, डाटा से एक नरेटिव चलाना। मैं कंपनी में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लॉन्च करवाना चाहता हूँ, मेरे सीनियर्स वो बात को समझ नहीं रहे हैं, मेरे जो मैनेजमेंट है उसको समझ नहीं रहा है। मैंने प्रेजेंटेशन बना ली, डाटा इकट्ठा करा, पीपीटी रेडी करी, पूरा सब कुछ कंटेंट रेडी है। मैं अब ऐसी स्टोरी टेलिंग करूं कि वो इतना मोटिवेट हो जाए कि हाँ फटाक से मेरे नाम पे 10 करोड़ की फंडिंग अलॉट कर दें, कि भाई जाओ इस प्रोजेक्ट पे काम करो जाके। नरेटिव्स, पॉज। तो नरेटिव का ही सारा खेल है। जिसको नरेटिव चलाना आ गया सर, दुनिया उसकी मुट्ठी में है। वो गलत भी करा सकता है और सही भी करा सकता है। ठीक है ना? दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, दो डिफरेंट कंट्रीज में कलेश हो रहा है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन कलेश हो रहा है। अब कौन सही है कौन गलत है, बैठा लो न्यूज चैनल पे, दिन भर बहस करेंगे, रात भर बहस करेंगे, सोल्यूशन कुछ नहीं निकलने वाला। नैरेटिव मानने वाले अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने मान लिया नैरेटिव ऐसे ही है, करना है हमें। तो भाई बड़ा स्ट्रांग तरीके से चलाया गया है। तो ये सीखना है आपको, आप डाटा साइंस के स्टूडेंट हैं, और आपने डाटा इकट्ठा करके पीपीटी वीपीटी बना के अपने हार्ड डिस्क भर ली, और उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए, लोगों को समझा नहीं पाए, सही नैरेटिव चला पाए, सब जीरो। पॉज, जीरो।
तो एम्फेसाइज, वो सॉरी, पॉज द राइट मोमेंट, ये बहुत जरूरी है। आप ये ध्यान, बेसिक बात बताइए आज मैंने कि भाई बढ़िया पॉजेस, अब पता नहीं मैंने जितना बोला समझ में आया, जो पकड़ लेंगे वो गजब करने लग जाएंगे। पॉज, मेंटेन आई कांटेक्ट। अब ये तो देखो, अब कितने मोटिवेटर कम्युनिकेटर सबने सिखाया भी होगा, बताया भी होगा, यूट्यूब पे भी देगा। नॉर्मली कम्युनिकेशन का एक टूल है, आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है। अब मैं यूं करके बात करूंगा आपसे, सबने वीडियो बंद कर रखा है अपना, मैंने अपना ऑन कर रखा है। मुझे पता है अगर मैं बंद करके बोलूंगा, रेडियो की तरह सुनाई दोगे, आपका फोकस बार बार चला जाएगा। आप मेरे हाथ हिलते देख रहे हो, मेरा आप चेहरा पढ़ रहे हो। मेक आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है, आई कांटेक्ट लोगों को बांधने के लिए जरूरी है, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है किसी से बात करते वक्त, प्रेजेंटेशन देते वक्त। मेंटेन द आई कांटेक्ट। और दूसरों की नजरों को भी बांध के रखना है, दूसरों की नजरों को भी बांध के रखना है। उनकी सांसों को पकड़ लेना है। जब आप किसी को लेक्चर दे रहे हो तो उनकी सांसें आपके कब्जे में आ जाएं, कब आप उनकी सांसों को तेज कर दो, कब स्लो कर दो। मे मेंटेन द आई कॉन्टेक्ट। सो द बिजनेस इंपैक्ट, नॉट जस्ट नंबर्स। आप बिजनेस इंपैक्ट मतलब जिस पर्टिकुलर नैरेटिव के लेके आप ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस इंपैक्ट को आपको बताना पड़ेगा कि हम ऐसा करेंगे तो इंपैक्ट होगा, इंपैक्ट होगा। और आप डाउटफुल हो गए, यार ट्राई करते हैं देखते हैं होगा कि नहीं होगा, कोई साथ नहीं आने वाला। ये करने जा रहे हैं, आपको उसके बाद ये मिलेगी डेफिनेटली, मैं कहता हूं आपसे, मिलेगा आपको ये रिजल्ट आएगा डेफिनेटली। इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट आपको शो करना है, विजुअल से, एक से, एविडेंसेस से, जैसे भी प्रूफ कर पाओ आप, ये इम्पैक्ट आपको शो करना है। शो द बिजनेस इम्पैक्ट, नॉट जस्ट नंबर, सिर्फ नंबर्स के चक्कर में मत रहना। इम्पैक्ट आपको शो करना है, जितना अच्छा इम्पैक्ट जो शो कर लेगा उतने ज्यादा लोग आपके पास आ जाएंगे। यूज सिंपल लैंग्वेज इवन फॉर द कॉम्प्लेक्स आइडियाज। प्रेजेंटेशन के टाइम पर आंधी तूफान मत मचाओ। आप, आपको अपनी बात समझानी है, आपको अपना ज्ञानी साबित नहीं करना है, अपनी बात समझानी है, ज्ञानी साबित नहीं करना है। अपना इम्पैक्ट रिजल्ट पे डालना है, पीपीटी पे डालना है, अपनी पर्सनैलिटी पे वो नहीं दिखाना कि मैं आप पे हावी होने आया हूं। सिंपल लैंग्वेज यूज करो, अंडरस्टैंडेबल, डाइजेस्टिबल, जो जिस भाषा में समझ जाए। बहुत हाईली क्वालिफाइड है, बहुत बड़े बड़े वर्ड उठाओ, नहीं है तो सिंपल लैंग्वेज पे आ जाओ। जितना मतलब सिंपल लैंग्वेज की जगह हम ये कह सकते हैं अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। समझाना है यार उनको, उनके दिमाग में बात डालनी है, तो जितना उनके अकॉर्डिंग सिंपल हो वो करना है। सिंपल सी बात है। शशि थरूर मत बनने की कोशिश करना अनपढ़ लोगों के सामने। तो गोल ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है? अपनी रामायण हम पढ़ रहे हैं भाई, इतना सब लेक्चर कर रहे हैं, इतना उठापटक चल रही है। गोल ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है? योर ऑडियंस शुड वॉक अवे नोइंग। आपकी ऑडियंस क्या जानना चाहती है? तीन चीज जानना चाहती है: व्हाट, व्हाई, व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, व्हाट नीड्स टू बी डन नेक्स्ट। क्या हुआ, क्यों हुआ, और आगे क्या होगा। सिंपल सी बात है। देखो, निस्वार्थ भाव की सेवा कोई नहीं कर रहा दुनिया में। आप कहोगे नहीं नहीं ये तो धार्मिक काम कर रहे हैं, भाई पुण्य कमाने हैं, उनका अकाउंट खुला है स्वर्ग कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो ये करेंगे उनके पुण्य बढ़ जाएंगे, जब वो जाएंगे तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा। अब नहीं मिलेगा भाई, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहीं मेरे पीछे पड़ दो, सर आपने कहा था स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जिन्होंने उसके लिए कन्विंस किया उन्होंने ये बता दिया है कि आपको ये मिलेगा। जीरो रिजल्ट के लिए अपने पर्सनल बेनिफिट, कोई नहीं कर रहा काम दुनिया में, जहां मैं, मुझे ढूंढ के लाना एक दिन। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, मैं मिलना चाहता हूँ उस इंसान से। लोग जानना चाहते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, और आगे क्या होगा। क्यों जानना चाह रहे हैं? अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। उनको क्या मिला इससे, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, क्यों किया गया था ऐसा, ऐसा अच्छा इसलिए गया था, तो क्या हुआ था तब ये हुआ था। तीनों का समरी है, गोल ऑफ प्रेजेंटेशन है कि कुछ ना कुछ लोग चाहते हैं। तो वो वाट,
हैपेंड, वाई इट हैपेंड, और व्हाट नीड्स टू बी डन नेक्स्ट में यही बताना है कि उनका पर्सनल बेनिफिट कैसे मिलेगा उनको, कहाँ कैसे फायदा होगा। ठीक है ना। तो इफ दे डोंट, द प्रेजेंटेशन फेल, नॉट द डाटा। डाटा का भी फेल नहीं होता जी, डाटा का भी फेल नहीं होता, प्रेजेंटेशन फेल होती है। सेम डाटा को कोई सक्सेस करके दिखा देगा, सेम डाटा पे कोई फेल हो जाएगा, पक्की बात है। और किसी भी डाटा पे मैं आपको सक्सेस होकर दिखा सकता हूँ, मैं गलत काम भी करके दिखा सकता हूँ, मैं सही काम भी करके दिखा सकता हूँ। तो बात इतनी है कि डाटा का भी फेल नहीं होता। अगर आप फेल हो गए हैं तो इसका मतलब आपके अभी स्किल डेवलप करनी है, अभी आपको आर्ट बनाना है अपने अंदर एक, आपको स्टोरी टेलिंग सीखनी है, आपको डाटा मैनेज करना सीखना है। और ये जो आप मुझे 2 घंटे सुन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्टोरी टेलिंग समझ में आ रही होगी, मेरे वर्ड से नहीं, मेरे बात करने के तरीके से, कि स्टोरी टेलिंग क्या होती है। और इतना ड्रामेटिक होके ना बोलूं मैं, तो स्टोरी टेलिंग समझ में भी ना आए। ठीक है ना। तो अब किसी को डाउट है, हम आगे बढ़े। बोर हो ना, बता देना, मैं पूरी रात पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है। कोई डाउट नहीं आया किसी का। भाई आज तो ऊपर वाली की इनायत बरस रही है मेरे पे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नहीं, डाउट करोगे, इनायत एनिवर्सरी, मजाक कर रहा हूँ। डाउट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं छुपा के बैठ जाना कि सर पे इनायत बरसा दो, डाउट अपने जेब में रख लो। मैं पानी पी लूँ यार, थोड़ा सा गला सूख गया बोलते बोलते। लिख लो जब तक किसी को डाउट आ रहा है। ये क्लास तभी खत्म होगी जब आप लोग थक जाओगे, या मैं थक जाऊंगा, देखते हैं कौन थकता है। क्राफ्टिंग योर नरेटिव। अब नरेटिव कैसे, नरेटिव। ठीक है जी। क्राफ्टिंग योर नरेटिव। तो 4 फैक्टर्स हैं अपने नरेटिव को क्राफ्ट करने के लिए, क्राफ्ट समझ रहे हो आप लोग। नंबर 1 हुक, नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 3 इंसाइट, नंबर 4 रिजोल्यूशन। नंबर 1 है हुक। कोई जरा लिखिएगा मैसेज में हुक क्या होता है, अभी डेफिनेशन में चिपका देना, अपनी अपनी बात लिखना, फटाफट लिखो, 1 मिनट दे रहा हूँ। अरे भाई, मछली पकड़ते हैं तो हुक लगाते हैं आगे, मछली पकड़ते हैं तो आगे हुक लगा होता है ना। तो मछली पकड़ना है नरेटिव, आपके हुक लगाना है। अब एक मछली पकड़ना है, अच्छा किसी ने लिखा, अभी पढ़ते जरा। यस सर लिखना था बस, अच्छा लिखा है। अ कर्व्ड और बेंट टूल्स यूज टू कैच और होल्ड समथिंग। हम्म। हुक, फंसाना किसी को भी, हुक। तब जरूर थोड़ी कि गलत पर्पज के लिए फंसाया जाता है, सही पर्पज के लिए फंसाया जाता है। किसी बच्चे को दवाई खाने के लिए भी फंसाया जाता है, पढ़ने के लिए भी फंसाया जाता है, कि स्टार्टिंग में जब नहीं समझ पा रहा होता वो, है ना। जब समझदार हो जाएगा तो फंसाओगे क्यों, अपने आप को पढ़ाई करेगा अपनी। एम्प्लॉयज को कई बार ग्रोथ के लिए भी हुकिंग की जाती है भाई, है ना। तो फंसाना, तो फंसाया दोनों काम के लिए रखते हैं, अच्छे के लिए भी खराब के लिए भी। ग्रैब अटेंशन विद अ कंपेलिंग क्वेश्चन और सरप्राइजिंग फैक्ट। कुछ आया चैट में, देखते हैं जरा क्या कह रहा। सर आपकी पीपीटी स्क्रीन के बाहर जा रही है, थोड़ा साइज कम कर लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच टू कन्वे मी दिस। अब आ रही है। हाँ जी। ठीक है भाई। नहीं मुझे दिख नहीं रहा था ना, मैं इसलिए थोड़ा उसको ब्रॉड कर रहा था, इसलिए बाहर जा रही थी। तो ग्रैब अटेंशन, किसी का अटेंशन खींचना भी हुकिंग कहलाती है।
छोटे बच्चे से करते हैं, जैसे घर में शांत बैठे, मेहमान आ गया तो फिर कुछ ना कुछ फोड़ा फाड़ी शुरू कर देंगे, कूदा फांदी। और आप भी परेशान हो गए, अरे वैसे शांत था, पता नहीं क्यों मेहमानों को देख के वो हुकिंग कर रहे हैं, अपनी तरफ अटेंशन खींच रहे हैं। कॉलेज में कोई नई लड़की आई है सुंदर सी, तो आप हुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो जैसे कर पाते हैं। कोई जिम जाता है तो जबरदस्ती में यूं करके अंगड़ाई मार रहा होता ताकि डोले दिख जाए। कोई बढ़िया कपड़े पहन के आना स्टार्ट कर देता है। कोई अच्छा सिंगर है तो जहां से लड़की बैठी है उसमें वहीं बैठ के गाना गाना शुरू कर देगा। हुकिंग, ग्रैब अटेंशन विद अ कंपेलिंग क्वेश्चन और सरप्राइजिंग फैक्ट, मतलब इसमें तो लिमिटेड दिया हुआ है, कैसे भी अटेंशन खींचना ही हुकिंग कहलाती है। तो जब नरेटिव आप क्रिएट करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लोगों की अटेंशन अपने ऊपर खींच के बांध के रखनी है। हुकिंग। नंबर टू, कॉन्फ्लिक्ट, प्रेजेंट अ प्रॉब्लम और चैलेंज। एक मूवी की बात करते हैं हम लोग, हम आप मिलके एक मूवी बना रहे हैं, हम सब एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं बॉलीवुड में। उसमें एक हीरो है और हैंडसम है, सुंदर है, लंबाई चौड़ाई बढ़िया है, जिम में जाता है, पैसे वाला है ना, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, अच्छा घर नहीं है, चार पांच घर हैं, कई सारी कार्स हैं उसके पास, ठीक है सब कुछ उसका। उसे एक लड़की से प्यार होता है, वो लड़की भी सुंदर है, पैसे वाली है, एजुकेटेड है, सेम इसी की तरह उसका भी सब कुछ बढ़िया है। प्यार हो जाता है, उसको प्रपोज करता है, वहां कर देती है, अच्छी लाइफ चल रही होती है उनकी। शादी का टाइम आता है, घर वालों को मनाते हैं, घर वाले मान जाते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, सुंदर सुंदर से दो, एक लड़का एक लड़की, है ना, दो से ज्यादा उन्हें चाहिए भी नहीं थे, ठीक है ना। और ऐसे करते करते 3 घंटे की फिल्म खत्म हो जाती है, बच्चे भी बड़े होते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, बच्चों के साथ कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसी 3 घंटे की फिल्म बनाते हैं। अब मुझे कितने लोग बताएंगे कि भाई हम कितना कमा सकते हैं बॉलीवुड में। हाँ, इस मूवी को बनाने में हमारे 1 करोड़ रुपए लग गए। अब एक्सपेक्टेड इनकम कितनी करा सकते हैं? 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 100 टाइम्स ये मूवी कमाएगी। इससे अच्छी मूवी तो नहीं बनी होगी, ये मूवी कमाएगी। आप इस मूवी के लिए पैसा खर्च करके हॉल में बैठेंगे? मुझे कोई स्टोरी बना देगा, पंकज सर ये एक मूवी देख के आइए आप, सब कुछ बढ़िया है उसमें, ना कोई विलन है, ना कोई इश्यूज हैं, ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, ना कोई दिक्कत है, सब कुछ परफेक्ट दिखाया गया है ऐसी जिंदगी में। फिल्म पिट जाएगी, चलेगी नहीं। कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि हमें, अभी मैंने बताया था ना कि टेंशन हमारी भूख है। टेंशन, जिसकी जिंदगी में कलेश और टेंशन चली जाती है वो जिंदगी में बोर हो जाता है भाई, उसके कुछ नहीं होता। तो प्रेजेंट द प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंज, जब नैरेटिव क्रिएट करेंगे तो आपको चैलेंज क्रिएट करना पड़ेगा। हमारा शासक खराब है, ये लोग खराब है, फलाना खराब है, कंपनी में ये चीज गलत जा रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये चैलेंज है, ये हम, हमारी ग्रोथ कम हो रही है, हम, हमारी प्रोडक्शन डाउन जा रही है, हमारा रेवेन्यू कम आ रहा है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। तो चैलेंज या प्रॉब्लम्स को बहुत बड़े लेवल पे उसमें हाईलाइट करना पड़ेगा, और तब आप सॉल्यूशन बोलोगे तो नैरेटिव्स आपका काम करेगा। और जितना उसमें डर लगेगा, जितना आप उसमें डरा पाओगे लोगों को, उतना ही लालच जब उसके बाद उसको लालच दोगे कि ये चीज करते आ रहे हैं हम लोग, प्रॉब्लम आएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद लालच दोगे हम इसके अगेंस्ट लड़े और ये चीज ठीक कर ली हमने, तो फिर हमें ये मिलेगा लालच। डर और लालच, ये दो फैक्टर आपके प्रेजेंटेशन के नैरेटिव को चला जाएंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ध्यान रखना डर और लालच। इनसाइट, रिवील व्हाट द डाटा शोज। डाटा क्या शो न करना, अभी मैंने बताया था डाटा इंसाइट बनता है, जो आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स में जोड़ते हैं, अपना कुछ पर्सनल, तो उसको रिवील करना पड़ेगा आपको। आप अपनी फीलिंग सही से समझा नहीं पाए तो सब जीरो, सब खत्म। मैं तो खूब सोच रहा हूँ, आप, मैं समझा ही नहीं पा रहा मैं क्या फील करता हूँ।
तो फिर कोई फायदा नहीं है, नैरेटिव चलेगा ही नहीं भाई, सीधी सी बात है। किसी चीज के लिए भी ले लो आप ये। तो इनसाइट को रिवील करना पड़ेगा विद एक्सप्लेनेशन डिटेल में। अपने इनसाइट पे बहुत तगड़ा आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि मुझे क्या पर्सनल फील करता हूँ इस चीज के लिए। उसके बाद फिर मैंने बताया था सो वॉट लगाना पड़ेगा आपको, परफेक्टली काम करेगा। रिजोल्यूशन, फोर्थ पॉइंट है रिजोल्यूशन क्राफ्टिंग योर नैरेटिव के लिए। प्रोवाइड योर नेक्स्ट, वो प्रोवाइड क्लियर नेक्स्ट स्टेप्स। अगला क्या करेंगे वो क्लियर होना चाहिए। लोग इतने भेड़ हैं कि लोग सोचेंगे ही नहीं। ये हाँ, आपने कहा कि ये गलत है, गलत है, गलत है, हाँ गलत है, गलत है, सुन के घर बैठ जाएंगे। आपको बताना है इस गलत को रोकने के लिए क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप क्लियर करना है आपको उनके सामने। क्लियर योर नेक्स्ट स्टेप्स, कि अब अगला क्या करना है वो क्लियर, बिल्कुल। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, एक एक चीज क्लियर बतानी पड़ेगी आपको, तब वो एक्शन ले पाएंगे। और जो नेक्स्ट स्टेप नहीं बताते हैं, वो सिर्फ सुन सुन के यहाँ जी दुनिया में गलत हो रहा है, जहां में गलत हो रहा है सुनते हैं, ये गलत वो गलत करके घर बैठ के रोटी खा के सो जाते हैं। क्लियर और नेक्स्ट स्टेप्स। तो ये था हमारा क्राफ्टिंग और नरेटिव से डिफाइन करते हैं। चूज द नरेटिव अप्रोच दैट बेस्ट फिट्स योर डाटा एंड ऑडियंस नीड्स। चूज द नरेटिव अप्रोच। तो सारा खेल अप्रोच का ही है, क्या आपकी अप्रोच क्या होती है। नरेटिव और अप्रोच में डिफरेंस क्या है। नरेटिव है एक स्मेल की तरह। मैंने अपने कमरे में रूम फ्रेशनर एक जगह छिड़का, वो स्मेल पूरे कमरे में फैल जाएगी, वो नरेटिव हो गया। अप्रोच होता है लाइट की तरह। मैंने लाइट टॉर्च की मारी, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो जा रही है, वो गई अप्रोच। ठीक है ना। तो नरेटिव की अप्रोच इसलिए लगानी कि ताकि लोगों को साइड एक सके। तो चूज द नरेटिव अप्रोच दैट बेस्ट फिट्स योर डाटा एंड ऑडियंस। नरेटिव अप्रोच चूज करनी है जो आपकी ऑडियंस को, डाटा को सूट करे। ये ध्यान रखना, सूट करनी चाहिए, अदरवाइज सारा खेल खराब हो जाएगा। नहीं तो सारा खेल खराब हो जाएगा। नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई चैलेंज, प्रेजेंट डाटा ड्रिवन फिक्स। बताया मैंने कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने चाहिए, चैलेंजेस ढूंढने हैं आपको उसमें। इस दुनिया में बढ़िया चैलेंज में ही लोगों को मजा आता है। मैच हो रहे हैं और एक टीम बहुत ज्यादा हावी हो गई, एक टीम ने बिल्कुल हार मान ली, एक टीम ने 300 बना दी, एक 50 पे आउट हो गई, बोरिंग मैच। एक टीम ने 250 बनाया और दूसरी टीम ने उसको 250 तक करीब पहुंच गई। 5 बॉल 7 रन, फिर 3 बॉल 5 रन, 1 बॉल 2 रन, यहां मजा आएगा। और मजा क्रिएट करना है। मजा क्रिएट नहीं हुआ तो फिर आपकी प्रेजेंटेशन बेकार है। प्रॉब्लम के बिना जान पे खतरा नहीं है तो फिर नैरेटिव तो चलेगा ही नहीं। आपकी कंपनी डूबने वाली है, आपका लॉस होने वाला है, वो हल्ला जरूर काटना पड़ेगा। बिफोर आफ्टर, शो ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्पैक्ट। आप उसमें क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या इम्पैक्ट लाएंगे, वो आपको करना पड़ेगा भाई, शो करना पड़ेगा। क्या बदलाव आने वाला है, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको डिफाइन डिफाइन करना पड़ेगा। कि हम ये सारी समस्याएं जिस दिन खत्म कर देंगे इस दुनिया जहां से, तो फिर देखना क्या हो जाएगा भाई साहब। अब पता नहीं, आज तक तो समस्या खत्म नहीं हुई है। इतने धरती पे भगवान आ गए, इतने पैगंबर आ गए, इतने अवतार हो चुके हैं, इतने भले मानुष साधु संत सब आके चले गए, अभी भी समस्याएं हैं। और मुझे नहीं लगता समस्या खत्म होगी, समस्या खत्म होगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी भाई। डायग्नोस्टिक, इन्वेस्टिगेट रूट कॉजेज सिस्टमेटिकली। और अपनी समस्या के रूट कॉज ढूंढने हैं। विक्रम आई थी, इस कहानी का एंड ऐसे होता है कि एक दिन विक्रम बोर हो जाता है बेताल के आंसर देते देते, और उस बेताल को पकड़ के एक तांत्रिक को पकड़ाया था, जिस तांत्रिक ने विक्रम को भेजा होता था कि वो बेताल मुझे चाहिए। और वो तांत्रिक क्या कर देता है, उस बेताल को अपने पास ले लेता है। बेताल को ले लेता है, अब तो विक्रम फ्री हो जाना चाहिए।
बेताल को अपने पास पकड़ के सबसे पहला काम करता है, विक्रम का मर्डर कर देता है वो तांत्रिक। अगर आप किंग रहना चाहते हैं तो आपको बेताल के साथ जिंदगी भर खेलते रहना पड़ेगा। उसके आंसर का रिप्लाई करोगे, बेताल उड़ जाएगा, पेड़ पे उल्टा लग जाएगा। फिर आप जाओ, फिर बेताल को पकड़ के लाओ, फिर वो कहानी सुनाएगा, फिर आप आंसर करो। ये खेल खेलते रहो। आप विक्रमादित्य की तरह किंग बने रहोगे। और आपने उस बेताल को पकड़ के तंत्र को दे दिया, सिस्टम, एक सिस्टम में डाल दिया उस प्रॉब्लम को। तो विक्रम की जरूरत ही नहीं है, किल कर दो उसे। स्पेशल पैटर्न की जरूरत क्या है? हो गया सिस्टमैटिक। अब समस्या ही नहीं आएगी। बेताल जो अनरिदमिक था, एक सिस्टम में जाके सिस्टमैटिक हो गया वो। अब खत्म, बेताल ही खत्म, समस्या ही खत्म, विक्रम भी खत्म। विक्रम है क्योंकि बेताल है। तो रूट कॉजेज ढूंढने हैं, आप चैलेंज ढूंढेंगे, फिर समस्या मिलेंगी, फिर ढूंढेंगे। और जिंदगी भर हमें यही खेल खेलते रहना और एंजॉय करते रहना है। जो कहते हैं ना यार बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, खत्म। उनका एंड आ गया, वो चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के। इस धरती पे आए हम एफर्ट करने के लिए, रूट कॉजेज ढूंढने के लिए, समस्या आती रहेंगी, ढूंढते रहेंगे। वो एक कहानी है ना कि दुर्गा माता एक रक्त बीज का सर काटती हैं। तो जितने खून गिरते हैं उतने रक्त बीज बन जाते हैं, फिर जितने रक्त बीज और काटती हैं उतने ही खून गिरता है, उतने रक्त बीज और जिंदा हो जाते हैं। तो ये समस्या ऐसी ही बनती रहेंगी और हम उनके काटते रहेंगे और सॉल्यूशन करते रहेंगे। यही जिंदगी का मजा है ना। जिसने मजा खो दिया, चाहे फिर वो हाई बीपी लो बीपी की दवाई खाए और दुनिया को छोड़ के जाए, टाटा गुड बाय खल्लास फिनिश। तो क्राफ्टिंग योर नरेटिव। तो नरेटिव क्राफ्ट कर कैसे करते हैं, इसमें बड़ा ब्यूटीफुली डिफाइन किया गया था। ठीक है जी, मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल। विल बी शॉर्ट ब्रेक, कल की क्लास भी शायद मैं ही लूंगा। और हो सकता है हम पाइथन पे बात करेंगे। कल मैं पाइथन पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा वो सुन के। मैं अपना बेस्ट एफर्ट दिया मैंने। और ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे और डिटेल में पे बातें होंगी। जब हम ये डाटा साइंस का जो प्रॉपर कोर्स है 6 मंथ का, उसमें डिटेल्ड क्लास होंगी, अच्छे से क्लास होंगी। आप, मेरा मानना है कि आप लोगों को वो ज्वाइन करना चाहिए। ये तो बूट कैंप है, इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि डाटा साइंस है क्या है, कि कौन सी दुनिया है, क्या होता है यहाँ पे। समझदार लोग ही पागल वागल हैं यहाँ पे, वो सब बताने के लिए हो रहा है। तो आप लोग रियल जो कोर्स है डाटा साइंस का वो ज्वाइन कीजिए। वहाँ डिटेल में हम लोग समझेंगे, समझाएंगे, बात करेंगे। और वहाँ पे मैक्सिमम क्लास मैं ही लूँगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। Okay, all right. Thank you so much for the wonderful session, sir. Anyone has any question, you can guys unmute yourself and ask questions now. हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई। मैंने तो वरना मैम बीच में बोला है इन लोगों से, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी पूछ लो। जब तक आपके सवाल खत्म नहीं होंगे तब तक मैं आंसर करता रहूंगा। करो यार, सवाल तो सवाल है, कुछ भी कर दो, क्या दिक्कत आ गई? वरना हम किसी का नहीं आ रहा है कि मैं अपनी तरफ से रिप्लाई कर देता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे क्लास लोग या कहीं भी लाइफ में कहीं भी लर्निंग करते जाओ, डाउट्स क्रिएट करो। और डाउट्स ना समझदार या बेवकूफ वाले नहीं होते हैं। डाउट्स डाउट होता है, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। कौन हंस जाएगा, कौन क्या पूछेगा, कभी इसकी फिक्र मत करो। लर्निंग करनी है तो क्वेश्चंस करो, खूब क्वेश्चंस करो। ठीक है ना। तो अभी मैंने सिखाया ना, बाल की, आपके ऊपर कोई नेगेटिव नहीं चला सकता अगर जब तक आप बाल की खाल निकालते रहेंगे, आप क्वेश्चंस करते रहेंगे। और एक बात ध्यान रखना भाई, कभी भी कोई आपका नैरेटिव चलाने से पहले अपनी स्पीच से बोले कि क्वेश्चंस नहीं करने हैं, इस पर्टिकुलर चीज पे क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं, इसका मतलब आपको गलत गड्ढे में फेंकने के मूड में है वो। क्योंकि वो चाहता है कि आप बेवकूफ बनो। और कोई आपको समझदार बनाना चाहेगा ना तो आपसे सवाल करने के लिए कहेगा, और आपके हर सवाल का जवाब देगा। वो कहेगा सवाल करो जी, कितने कर सकते हो करो, बाल की खाल निकाल दो। मैं भी गलत हो सकता हूँ, हो सकता है आपके सवालों से मुझे ही समझ में आ जाए मैं गलत कॉन्सेप्ट पे था। और जिन लोगों ने सवाल करे हैं उन्होंने तरक्की करी है, अमेरिका नंबर 1 पे है। वहां के लोगों ने क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए सबसे। तो क्वेश्चंस इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, करो उसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
So then we can close the session, by the way. Thank you so much, everyone, for joining the session. Thanks a lot. And for tomorrow's class, you would get the timing and everything link on your WhatsApp accordingly as you're getting on daily basis. Thanks a lot for joining the session. Thank you so much.